नमस्कार दोस्तों, यूनिक स्टोरी टेलर चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ विभिन्न प्रकार के नॉवल मिलता है। इस कहानी में सारे पत्र लेखक की कल्पना मात्र है। एसमी 18 जोड़ कंटेंट हो सकते। ये कहानी केवल व्यास के लिए है। चले आप कहानी पर नजर डालें। द सीओज ऑब्सेशन, अर्जुन। अध्याय 191। मानव या भूत। हे चूंकि यह उपाध्यक्ष का पद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई अर्जुन को हमें भोजन कराना होगा, लियू मोमो ने खिलखिलाकर कहा। ली वेन और कियान हर दिन इसके बारे में बात करते रहते हैं। वे चाहते हैं कि आप उन्हें एक बड़ा भोजन दें। अगर उन्हें पता चल गया कि आपकी पदोन्नति हो गई है तो आप निश्चित रूप से इस रात्रिभोज को छोड़ नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, अगर मैं इसे नहीं छोड़ सकता तो मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अर्जुन रायज़ादा हंसा। अगर सबसे बुरा समय आएगा तो मैं उनका इलाज कर दूंगा। दोनों आधी रात तक हंसते मजाक करते रहे। जब तक उन्होंने सामान समेटा, रात के 12 बज चुके थे। लियू मोमो बहुत खुश थी। आमतौर पर इस समय वह नींद से वंचित और थकी हुई होती, लेकिन आज उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसे लगा कि समय बहुत कम है। एक मुलाकात से दूसरी मुलाकात तक। अर्जुन रायज़ादा, तुम क्यों नहीं मेरे घर आराम करने के लिए आओ? यह पहली बार था जब श्रीमती लियू ने अर्जुन रायज़ादा को ऐसा निमंत्रण दिया। लियू मोमो को अंदर से खुशी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मां अंततः अर्जुन रायज़ादा को अपने दिल में स्वीकार कर रही थी। अर्जुन रायज़ादा ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, श्रीमती लियू, मुझे डर है कि मैं आज रात नहीं आ पाऊंगा। क्या मैं किसी और दिन आपसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकता हूँ? हे जरूर श्रीमती। लियू ने अपना सिर हिलाया, थोड़ा सा साफ सफाई की, और जब सब कुछ अच्छी तरह से पैक करके रस्सियों से बांध दिया गया तो उसने पुकारा, मोमो चलो। ठीक है। लियू मोमो एक पल के लिए अर्जुन रायज़ादा की बाहों में सिमट गई, फिर ट्राईसाइकिल पर चढ़ गई। लियू मोमो की चाल एक प्यारी सी तितली की तरह सुंदर थी और वह एक मनमोहक परी जैसी लग रही थी। उसने अर्जुन रायज़ादा की ओर अपनी बाहें लहराई और कहा, भाई अर्जुन, शुभ रात्रि। मोमो, शुभ रात्रि। अर्जुन रायज़ादा स्थिर खड़ा रहा और लियू मोमो की ओर हाथ हिलाया। एक साधारण शुभरात्रि में एक दूसरे के लिए उनकी सारी भावनाएं समाहित हो गईं, ठीक द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन की उस क्लासिक पंक्ति की तरह। बेंजामिन, शुभ रात्रि। एक शुभ रात्रि ने उनके बीच की सारी भावनाओं को मूर्त रूप दे दिया। सड़क गंदी और अव्यवस्थित थी, लेकिन लियू मोमो का बारबेक्यू स्टॉल एकमात्र ऐसा स्थान था जो साफ था, क्योंकि वे हमेशा जाने से पहले अपने क्षेत्र को साफ करना सुनिश्चित करते थे। अर्जुन रायज़ादा मुस्कुराया और फिर अपनी छोटी ऑटो में बैठ गया, यू टर्न लिया और तेजी से वहां से चला गया। गैस पर पैर रखा, लेकिन पाया कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह हिल नहीं रही थी। लानत है इस कार पर, मैं कभी इसे पूरी तरह से मरम्मत करवाऊंगा और इसमें वही इंजन लगाऊंगा जो मैंने पिछली बार जीता था। हे अर्जुन रायज़ादा ने कुछ देर तक शेखी बघारी। वो शक्तिशाली इंजन अभी भी यंग मास्टर वे के गैराज में रखा हुआ था। कार अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी कि एक शांत गली से गुजरी। रात बहुत हो चुकी थी और कोई भी प्राणी नजर नहीं आ रहा था। सड़क के इस हिस्से पर बहुत कम ही कारें या लोग दिखाई देते थे और रात का गहरा सन्नाटा इसे और भी वीरान बना देता था। पब फ्यूचर एड्स। अर्जुन रायज़ादा को तुरंत एक अशांत उपस्थिति का आभास हुआ और उसकी संवेदनशील नसें अत्यंत सतर्क हो गईं। अच्छा नहीं। जैसे ही वह खतरे के बारे में सोच रहा था, एक काली परछाई अचानक बाहर आ गई। अर्जुन रायज़ादा समय पर ब्रेक नहीं लगा सका और छोटी ऑटो 50 मील प्रति घंटे की गति से जोरदार धमाके के साथ उससे टकरा गई। कार रुक गई, लेकिन आगे का हिस्सा अब विकृत हो चुका था। यहां तक कि हुड भी अजीब कोण पर मुड़ा हुआ था। अर्जुन रायज़ादा जल्दी से कार से बाहर निकला। ये देखना चाहता था कि उसने किस बिल्ली या कुत्ते को टक्कर मारी है। बकवास, सड़क पार करना और मौत को बुलाना। अर्जुन रायज़ादा कार से बाहर निकलने के बाद उसे तुरंत पछतावा हुआ। कार के सामने कुछ भी नहीं था, खून की एक बूंद भी नहीं। एक ठंडी हवा चली और ऐसा लगा जैसे अंधेरा दो पंजे बढ़ाकर उसे जकड़ रहा हो। अर्जुन रायज़ादा हौंकते हुए और जड़वत खड़े होकर सोचने लगे, अरे क्या मैंने अभी एक अलौकिक घटना का सामना किया है? लेकिन ये सही नहीं हो सकता, इस दुनिया में कोई भूत नहीं है। तो फिर मैं आखिर क्यों उससे टकरा गया? तभी अर्जुन रायज़ादा को एक बुरा पूर्वाभास हुआ और वह तेजी से वहां से भाग निकला। एक सहज बोध ने उसे बताया कि कुछ खतरनाक होने वाला है। स्वूश। ठंडी रोशनी की एक चमक लगभग अर्जुन रायज़ादा की गर्दन के पास से गुजर गई। ब्लेड से उसका सिर लगभग धड़ से अलग हो गया था। अर्जुन रायज़ादा ने अपने पीछे फेसबुक मास्क वाले आदमी को आश्चर्य से देखा और पूछा, अरे तुम इंसान हो या भूत? अगर आप इंसान हैं तो कम से कम एक अजीब सी आवाज तो निकालें। यदि आप भूत हैं तो मैं भाग जाऊंगा। किसी ने तुम्हारी जान की कीमत चुकाई है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चुपचाप मौत का इंतजार करो। नकाबपोश आदमी ने ठंडेपन से कहा। उसके हाथ में एक ब्लेड था जो ठंडेपन से चमक रहा था। अर्जुन रायज़ादा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि उस आदमी के हाथ में कौन सा हथियार था। वह केवल नकाबपोश आदमी के हाथ में प्रकाश का एक गोला देख सका। अर्जुन रायज़ादा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मुझे मारने का मजाक कर रहे हो? आपको देखना होगा कि आपके पास कौशल है या नहीं।
मृत्यु की तलाश में बुजुर्ग मियाँ जू ने ठंडे स्वर में कहा, एक साधारण मनुष्य देवताओं की शक्ति को चुनौती देने का साहस कर रहा है। सचमुच मौत की तलाश में। एल्डर मियाँ जू ने लाइट ब्लेड को पकड़ते हुए अर्जुन रायजादा पर हमला किया। उसकी गति इतनी तेज थी कि अर्जुन रायजादा को पलटवार करने के लिए लगभग सहज बुद्धि पर ही निर्भर रहना पड़ा। उनके हथियार आपस में टकराए, जिससे तेज रोशनी निकली और अर्जुन रायजादा पीछे की ओर उड़ गया। वह उस आदमी की अपार शक्ति देखकर आश्चर्यचकित होकर खून की खांसी करने लगा। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और जल्दी से जमीन से उठ खड़ा हुआ। बच्चे, मैंने तुमसे कहा था, तुम मौत मांग रहे हो। बड़े मियाँ जू ने ठंडे स्वर में कहा। उसके हाथ से हल्का ब्लेड गायब हो गया, उसकी जगह एक छोटा चाकू आ गया। वह कदम दर कदम अर्जुन रायजादा की ओर बढ़ा। अपने दाहिने हाथ में खंजर पकड़े हुए अर्जुन रायजादा उस आदमी के अचानक हमले के लिए तैयार था। अपने दांतों को भींचते हुए अर्जुन रायजादा ने पूछा, तुम कौन हो? मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आपने यान बुआ को नाराज क्यों किया। एल्डर मियाँ जू के होठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। अब इतने सारे सवाल पूछने से क्या फायदा? मेरे ब्लेड से अपना सिर अपने कंधों से अलग कर लो। अर्जुन रायजादा कदम दर कदम पीछे हटता गया, भागने के अवसर का लाभ उठाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि वह पहले ही तय कर चुका था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए अर्जुन रायजादा का कठिन लड़ाई में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। एल्डर मियाँ जू, वे अर्जुन रायजादा के विचारों को कैसे नहीं देख पाए। जब अर्जुन रायजादा भागने का मौका तलाश रहा था, एल्डर मियाँ जू ने तुरंत एक छोटा चाकू निकाला और हमला कर दिया। अरे, ये तो बहुत तेज है, अर्जुन रायजादा घबरा कर बोला और तेजी से अपने पैरों से आगे बढ़ा। दरार। उसके पीछे धातु के टकराने की आवाज गूंज रही थी जब अर्जुन रायजादा जमीन पर लुढ़क गया और फिर जल्दी से पास की झाड़ियों में छिप गया। अर्जुन रायजादा ने तुरंत बाहर झांका कि क्या हो रहा है, और फिर उसने एक परिचित आकृति को देखा जो चिल्ला रही थी, सुश्री। यान। जियो अर्जुन, जल्दी करो और भागो, सुश्री ने कहा। यान ने एक डबल फ्लाइंग स्वेलो को कसकर पकड़ रखा था। उसका ब्लेड ठंडे ढंग से चमक रहा था तथा उसके पंख सुश्री के हाथों में थे। यान के हाथों में वह साधारण रूप से वीर और तेजस्वी लग रही थी। अर्जुन रायजादा आश्चर्यचकित हो गए और पूछा, सुश्री। यान, वह कौन है? हंफ यून यान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसकी इस तरह रक्षा कर सकते हो? एल्डर मियाँ जू ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अगर तुम में से और लोग भी आ जाएं, तो तुम क्या कर सकते हो? मियाँ जू, अपनी बकवास कम करो, सुश्री। यान ने एक शब्द भी नहीं कहा और तुरंत अंदर भागा। दोनों डबल फ्लाइंग स्वेलो से हल्की चमक निकल रही थी। बड़े मियाँ जू के हाथ में जो छोटा चाकू था, उससे एक चमकदार रोशनी निकली और उनके प्रहार के प्रभाव से एक भयंकर ऊर्जा निकली। झाड़ियों के पीछे छिपकर अर्जुन रायजादा ने ऐसी लड़ाई देखी और वास्तव में ये कुछ भी सामान्य नहीं था। एमिस। यान ने हवा में कई बार कलाबाजियां खाईं और मियाँ जू ने इस अवसर का फायदा उठाकर आगे बढ़ने का प्रयास किया। दोनों के बीच मुकाबला एक दूसरे से अलग नहीं था। कई बार बातचीत के बाद दोनों जमीन पर उतरे। सुश्री। यान ने मुंह भर खून थूक दिया। उसके पुराने घाव अभी तक नहीं भरे थे, अब उनमें नए घाव जुड़ गए थे। बुजुर्ग मियाँ जू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, यूनयान, तुम्हारा अंत आ गया है। अभिमानी, सुश्री। यान ने ठंडी आवाज में कहा, मेरे साथी जल्द ही यहाँ आएंगे, तुम अपनी मौत का इंतजार करो। मैंने तुम्हें पिछली बार कहा था, अपने आप को अधिक महत्व मत दो, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। अब पुराने जख्म भी नहीं भरे और नए जुड़ गए, लगता है तुम जीना नहीं चाहते। एल्डर मियाँ जू जोर से हंसे। अंधेरे में छिपे हुए अर्जुन रायजादा अब और खुद को रोक नहीं सका। वह गुस्से में बाहर भागा। एक महिला द्वारा उसकी रक्षा करना और उसे घायल हो जाना वह चुपचाप खड़े होकर नहीं देख सकता था। अर्जुन रायजादा ने एल्डर मियाँ जू को घूरते हुए कहा, तुम बूढ़े सन की, न तो भूतिया और न ही इंसानी, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं तुम पर काले कुत्ते का खून छिड़क दूं? लड़के, तुम मेरे सामने कूड़े के अलावा कुछ नहीं हो। एल्डर मियाँ जू ने उपहास किया। उनके छोटे चाकू की रोशनी चमक रही थी क्योंकि वह अर्जुन रायजादा की ओर वार कर रहे थे। अर्जुन रायजादा ने अपने दांत भींच लिए और अपनी आस्तीन से खंजर निकाला। डैगर बनाम शॉर्ट नाइफ, यह एक निष्पक्ष द्वंद्व माना जाता था, लेकिन अर्जुन रायजादा स्पष्ट रूप से फेसबुक आदमी की अपार ताकत को महसूस कर सकता था। अचानक अर्जुन रायजादा की छाती से एक विशाल बल निकला जिसने उसे दूर धकेल दिया। एमिस। यान ने चिल्लाकर कहा, अर्जुन रायजादा, बचो। एमिस। यान अचानक पीछे से आगे बढ़ी और अपने हाथों से अर्जुन रायजादा को धक्का दे दिया। अर्जुन रायजादा के लिए सुश्री को पकड़ना बहुत देर हो चुकी थी। यान, वह केवल असहाय होकर देख सकता था क्योंकि सुश्री। यान ने उसे एक तरफ धकेल दिया और एल्डर मियाँ जू के ब्लेड की चमक ने तुरंत सुश्री को प्रभावित किया। यान पीछे। फट। खून की फुहारें हवा में एक अजीब सी लहर बनाती हुई अर्जुन रायजादा की आंखों में जा गिरी। एमिस। यान के खून ने अर्जुन रायजादा की आंखों को लाल कर दिया। पीठ में छुरा घोंपा गया। सुश्री। यान आगे की ओर गिर पड़ा और अर्जुन रायजादा ने जल्दी से गिरती हुई सुश्री को पकड़ लिया। यान चिंता में चिल्लाते हुए बोला, सुश्री। यान, सुश्री। यान। जियाओ अर्जुन, मेरी चिंता मत करो, तुम भागो।
सुश्री की आंखों से आंसू बहने लगे। यान की आंखों में देखते हुए उसने विनती की, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती, तुम्हें जाना होगा। नहीं, मैं नहीं जा सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो क्या मैं जानवर से भी बदतर नहीं हो जाऊंगा? अर्जुन रायजादा ने हताश होकर अपना सिर हिलाया। नहीं, तुम्हें भागना होगा, सुश्री ने कहा। यान लगभग अपनी सीमा पर थी। ब्लेड के प्रहार ने उसके मांस को गहराई तक काट दिया था, धमनियों को तोड़ दिया था और खून बह रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और वह हौंफते हुए बोली, जियो अर्जुन, जल्दी करो, अगर तुम नहीं करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ हाँ, बड़े मियाँ जू ने जोर से हंसते हुए अपना सिर पीछे फेंक दिया। उनके ब्लेड के वार ने यून यान के जीवन का लगभग आधा हिस्सा ले लिया था। खून से सना छोटा चाकू पकड़े हुए वह उन दोनों की ओर बढ़ा और बोला, तुम दोनों अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। बोलते समय उसने शॉर्ट नाइफ को ऊपर उठाया और सुश्री पर अंतिम वार करने के लिए तैयार हो गया। यान के जीवन और फिर धीरे धीरे अर्जुन रायजादा के साथ सौदा। हो सकता है कि मैं अतीत में भाग गई हूं, लेकिन आज से मैं अपने जीवन के साथ हर उस व्यक्ति की रक्षा करूंगी जिसकी मुझे परवाह है, सुश्री ने कहा। यान अर्जुन रायजादा के गालों पर खून के आंसू बह रहे थे। यून यान अर्जुन रायजादा की बाहों में लेटी हुई युद्ध के बिगुल की आवाज को धीरे से सुन रही थी। गेंडे के लंबे सींगों से निकलती मधुर आवाजें और अर्जुन रायजादा की आवाज मानो नर्क से आ रही थी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। 192 अध्याय 184 अध्याय 181 अज्ञानता का आतंक। गड़गड़ाहट की आवाज गूंजने के साथ अर्जुन रायजादा सुश्री को पकड़े हुए जमीन से उठ खड़ा हुआ। यान, एमिस। यान ने स्पष्ट रूप से अर्जुन रायजादा के शरीर से एक शक्तिशाली शक्ति फूटती हुई महसूस की, एक ऐसी शक्ति मानो असुर नरक से आ रही हो, वह अग्नि ऊर्जा उसकी पीठ को जला रही हो। अर्जुन रायजादा की आंखें आग की तरह लाल थीं, मानो कोई राक्षस पागल हो गया हो। एमिस, यान, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। अर्जुन रायजादा ने धीरे से उसे जमीन पर लिटा दिया। जियाओ अर्जुन, सुश्री। यान ने उत्सुकता से अर्जुन रायजादा को देखा। वह पीछे मुड़ा, सुश्री की इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ। यान बुला रहा है। जब एल्डर मियाँ जू का सामना फिर से अर्जुन रायजादा से हुआ तो वह तुरंत दंग रह गए। वर्तमान अर्जुन रायजादा पहले से काफी अलग है। यदि पिछला अर्जुन रायजादा एक कमजोर चींटी था, तो अब वह इस तरह के आश्चर्यजनक परिवर्तन के साथ लगभग एक विशाल हाथी जैसा दिखता था। आप वास्तव में कौन हैं? एल्डर मियाँ जू ने अचानक भयभीत होकर कहा। अर्जुन रायजादा अपनी लाल आंखों के साथ अब पूरी तरह से भ्रमित लग रहा था। उसके हाथों से प्रकाश से चमकती खंजरों की एक जोड़ी उभर आई। आकाश की ओर देखते हुए उसने शोकपूर्ण आह भरी, मैं कौन हूं? मैं वास्तव में कौन हूं? जियो अर्जुन, सुश्री। यान अर्जुन रायजादा के बारे में चिंतित होकर जमीन से उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। मुझे अब याद आया, मैं लुओ सिजुए परिवार का उत्तराधिकारी हूं, मैं डाक ऑर्गेनाइजेशन का नेता हूं। अर्जुन रायजादा की आंखें अचानक चमक उठी। उसने अपने पैरों से जमीन पर लात मारी। उसके हाथों में मौजूद दो खंजर तुरंत प्रकाश की दो धारियों में बदल गए और बाहर निकल आए। बुजुर्ग मियाँ जू घबराकर जल्दी से पीछे हटे, लेकिन उनकी गति स्पष्ट रूप से बहुत धीमी थी। उसकी छाती पर तुरंत ही एक लंबा घाव कर दिया गया। खून बह निकला। एमिस, यान को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अर्जुन रायजादा के आचरण और ताकत में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया था। एल्डर मियाँ जू चीनी ड्रैगन समूह के लक्ष्यों में से एक थे, जिनसे उन्होंने कई बार मुकाबला किया था, लेकिन कभी भी उन्हें पकड़ नहीं पाए थे। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वे कितने दुर्जय थे। हालांकि अर्जुन रायजादा अपनी ताकत से उसे घायल करने में कामयाब रहा। एमिस, यान हैरान होकर एकदम बदले हुए अर्जुन रायजादा को घूरता रहा। ये क्या हुआ? अच्छा लड़के, तुम वास्तव में मुझे घायल करने में कामयाब रहे। एल्डर मियाँ जू चौंक गए। उनका छोटा चाकू तुरंत चमक उठा। उसने खंजर को ऊपर उठाया और गुस्से से चिल्लाया, मैं तुम्हें मार डालूंगा ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि तुम्हारी अज्ञानता कितनी भयानक है। हम लुओ सिजुए परिवार कभी भी धमकियों से नहीं डरते। उत्तराधिकारी होने के नाते जो लोग मुझे चोट पहुंचाते हैं, मैं उन्हें जरूर मार डालूंगा। अर्जुन रायजादा खंजर पकड़े हुए एल्डर मियाँ जू की ओर बढ़े। प्रत्येक कदम ने बुजुर्ग पर भारी दबाव डाला और उनकी शक्तिशाली आभा ने बुजुर्ग मियाँ जू को अभिभूत कर दिया, जिससे उन्हें कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। धिक्कार है, यह असंभव है, वह इतना मजबूत नहीं हो सकता। बुजुर्ग मियाँ जू ने अपने दांतों को भींच लिया और सख्त विरोध किया। मर जाओ। अर्जुन रायजादा ने लगातार अपने हाथ आगे बढ़ाए। प्रकाश की पागल धारियां एल्डर मियाँ जू की ओर बढ़ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों बाण उसके हृदय में चुभ रहे हों। प्रकाश की वे धारियां तीक्ष्ण कांटों की तरह थीं जो उसकी छाती में बुरी तरह घुस रही थीं, खून फैला रही थीं, रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थीं। यून यान चौंक गई। उसका मुंह एक अंडे के बराबर खुला हुआ था। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि अर्जुन रायजादा ने कितनी आसानी से एल्डर मियाँ जू को मार डाला, जिससे वह हैरान और स्तब्ध रह गई। बूम! जैसे ही एल्डर मियाँ जू धीरे धीरे अर्जुन रायजादा के सामने गिरे, अर्जुन रायजादा की आभा तुरंत धुएं के बादल की तरह गायब हो गई और वह भी जमीन पर गिर पड़े।
हालांकि एल्डर मियाजू के विपरीत, जिनकी मृत्यु उनके हृदय में हजारों तीर लगने से हुई थी, अर्जुन रायजादा केवल अत्यधिक परिश्रम के कारण बेहोश हो गए थे। एमएस यान रेंगते हुए अर्जुन रायजादा की ओर बढ़ी, अपने पीछे खून की एक लंबी लकीर छोड़ते हुए वह चिल्लाते हुए आगे बढ़ी, जियो अर्जुन, जियो अर्जुन। स्वूश स्वूश, दो छायाएं तेजी से घटनास्थल की ओर बढ़ीं। क्षेत्र को स्कैन करने के बाद उन्होंने तुरंत सुश्री को देखा। यान धीरे धीरे रेंग रहा है। उनमें से एक ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, कैप्टन लिंग वहां है। अरे नहीं, कप्तान घायल हो गया है, दूसरे ने कहा। फिर दोनों तेजी से उसकी ओर लपके। पलक झपकते ही वे सुश्री के पास पहुंच गए, यान की तरफ। अपने लोगों को घटनास्थल पर आते देख वह चिल्लाई, जल्दी करो, अर्जुन रायजादा को बचाओ, जल्दी करो। तुम जाकर उसे बचाओ, मैं मदद के लिए बुलाता हूं, काले कपड़े पहने एक आदमी चिल्लाया। इसके तुरंत बाद उसने अपने शरीर पर लगे हरे बटन को दबाया। कुछ ही मिनटों में दो और लोग घटनास्थल पर आ पहुंचे और जल्द ही ड्रैगन टीम के 4 लोग वहां एकत्र हो गए। एक ने सुश्री को ले लिया, यान उसकी पीठ पर, एक अन्य गाड़ी अर्जुन रायजादा, एक अन्य ने मियाजू की लाश को कंधे पर उठाया और अंतिम ने दृश्य को साफ किया और युद्ध के भयंकर निशानों से निपटा। फिर वे चारों घटनास्थल से गायब हो गए। उस समय शहर के उत्तर में स्थित माउंटेन और सी विला डिस्ट्रिक्ट में एक आलीशान विला की अटारी में अभी भी रोशनी जल रही थी। ली रुओ अपने क्रिस्टल क्लियर पारदर्शी पैरों के साथ बिस्तर से चौंक कर उठी। किसी अज्ञात कारण से एक दुर्स्वप्न ने उसे अचानक जगा दिया और वह दोबारा सो नहीं सकी। इसलिए बिस्तर से बाहर निकलने के बाद ली रुओ ने थोड़ी देर के लिए अटारी में बैठने का फैसला किया, एक गिलास रेड वाइन पकड़े हुए और धीरे धीरे इसका स्वाद लेते हुए। कितना अजीब है, मुझे ऐसा सपना क्यों आया? इसका क्या मतलब हो सकता है? ली रुओ ने भौहें चढ़ाईं। धुंध में ऐसा लग रहा था मानो सफेद कोहरे की लहरों ने उसके चारों ओर घेरा बना लिया हो और वह उसमें अपना रास्ता खो रही हो। अचानक खून की तेज बौछारें फूट पड़ी, जिससे वह लगभग घबरा गई। ली रुओ एक चांद कुर्सी पर बैठी थी, जो पूरी तरह से उससे घिरी हुई थी, जो असाधारण रूप से आरामदायक थी। हालांकि ऐसी कुर्सी पर लंबे समय तक बैठने से हड्डियों और कमर की मांसपेशियों को नुकसान हो सकता है। रात के समय एक गुप्त भूमिगत अड्डे में सफेद कोट पहने कई डॉक्टर व्यस्तता से घूम रहे थे। एमएस यान अपनी पीठ पर एक लंबे संकीर्ण घाव के साथ ऑपरेशन टेबल पर लेटी हुई थी, अत्यधिक रक्त की हानि के कारण लगभग मरणासन थी। बाहर काले कपड़े पहने कई आदमी, जिनकी छाती पर सुनहरे ड्रैगन की कड़ाई थी, दरवाजे पर आगे पीछे टहल रहे थे। अरे क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? एक किशोरी ने डांटा। महिला, हमें भी नहीं पता कि क्या हुआ, काले कपड़े पहने एक आदमी ने धीमे स्वर में जवाब दिया। टीम लीडर ने सबसे पहले मियाजू की उपस्थिति का पता लगाया और जल्दी से बाहर भागा। हमने कभी ऐसी बात होने की उम्मीद नहीं की थी। हंफ, अगर सुश्री को कुछ हो गया तो? यान, मैं तुम्हें जरूर जवाबदेह ठहराऊंगी, लड़की गुस्से से बोली। उसकी आंखें सुंदर थीं, लेकिन अब वे क्रोध से भरी हुई थीं, जब उसने द्वार पर खड़े लोगों को घूरते हुए कहा, मैंने सुना है कि इस बार एक आदमी को वापस लाया गया है, क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल, कई लोगों ने जल्दी से सिर हिलाया ताकि लड़की का ध्यान बटाया जा सके। मुझे उससे मिलवाने ले चलो, लड़की ने ठंडी आवाज में कहा, और पुरुषों ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उसका पालन किया। समूह ने युवा लड़की को विश्राम कक्ष में ले जाया, जहां अर्जुन रायजादा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, वह केवल शारीरिक थकावट के कारण बेहोश थी। यहां तक कि उस संक्षिप्त क्षण में भी जब उसे अपनी याददाश्त वापस मिली, वह पूरी तरह थक चुका था। विश्राम कक्ष में प्रवेश करने के बाद युवा लड़की ने अर्जुन रायजादा को सोफे पर आराम करते हुए देखा और उत्सुकता से पूछा, ये व्यक्ति कौन है? पता नहीं, सभी ने एक साथ सिर हिलाते हुए कहा। कितना अजीब है, सुश्री। यान ने मियाजू को मारने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, यह इस आदमी को बचाने के लिए ही हुआ होगा। युवा लड़की ने भौहें चढ़ाईं, फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठी और वह उत्साह से बोली, आह, मैं समझ गई। महिला, आप क्या समझती हैं? चीनी ड्रैगन समूह के सदस्यों ने युवा लड़की को उत्सुकता से देखा। हे, वे कहते हैं कि प्रेम की शक्ति महान है। मुझे लगता है, सुश्री, यान ने इस आदमी की रक्षा के लिए अपनी गुप्त शक्तियों को प्रकट किया होगा और फिर उसने मियाजू को मार डाला। युवा लड़की का तर्क समझ में आया और अन्य लोगों ने शुरू में बहुत उत्सुकता से सिर हिलाया। डूम्सडे परिवार में मियाजू सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था और यहां तक कि ड्रैगन टीम के सदस्य भी उससे बचते थे जब तक कि वह उनका टीम लीडर न हो। कोई भी मियाजू का मुकाबला नहीं कर सका, यहां तक कि सुश्रीजू भी नहीं। यान, जो केवल शालीनता से उससे दूर जा सकता था। हालांकि मियाजू को मारना बिल्कुल असंभव था, लेकिन युवा लड़की का विश्लेषण सुनकर अचानक सभी को सब समझ में आ गया। हो सकता है कि उन्होंने जो कहा वह सच हो, सुश्री। यान ने इस आदमी की रक्षा के लिए अपनी छिपी हुई क्षमताओं का इस्तेमाल किया होगा, इस प्रक्रिया में उसे गंभीर चोटें आई होंगी और इस तरह मियाजू की मौत हो गई होगी। तुरंत टीम लीडर को सूचित करो, उसे बताओ कि मियाजू मर चुका है, काले कपड़े पहने लोगों में से एक ने उत्साह से कहा। एमएस
यान को ऑपरेशन टेबल से उतारा गया, उसकी पीठ पर 30 से अधिक टांके लगे थे जो घाव की गंभीरता को दर्शाते थे। महिलाओं को सुंदरता पसंद होती है और उसकी पीठ पर ये निशान वास्तव में घातक थे। सौभाग्य से उन्नत तकनीक के साथ एक बार घाव भर जाने पर एक छोटी कॉस्मेटिक सर्जरी से निशान को बिना किसी निशान के गायब किया जा सकता है। चीनी ड्रैगन समूह में ये रोमांचक खबर फैल गई कि यूनयान ने डूम्सडे परिवार के एल्डर मियाजू की हत्या कर दी है। ये खबर हवा की तरह फैल गई और इसके लिए यूनयान को प्रशंसा मिली। 193 अध्याय 185 अध्याय 182 एक सुअर। अगली सुबह यूनयान अपने सपनों से उठी और उसकी पीठ पर घाव से हल्का सा दर्द हो रहा था। एक रात आराम करने के बाद उसका घाव लगभग ठीक हो गया था। इस संसार में छिपे हुए प्राणियों के रूप में उनकी शारीरिक संरचना सामान्य लोगों से बहुत भिन्न थी। कभी कभी अर्जुन रायजादा ने भी ये देखा था, एक घाव रात भर में ठीक हो जाता है और अगले दिन केवल निशान रह जाता है। एमिस, यान तुम जाग गए हो, उसके बगल में बैठी छोटी लड़की ने उत्साह से यूनयान से कहा। मम, लिटिल बडिंग, आप यहाँ कैसे पहुंचे? सुश्री, यान ने उत्सुकता से छोटी लड़की से पूछा। हे सुश्री, यान, मैं टीम लीडर को बताए बिना तुम्हें देखने के लिए चुपके से बाहर निकल आया। मैंने सुना कि आप घायल हो गए हैं और मैं बहुत दुखी और चिंतित थी कि आपको कुछ हो सकता है। लिटिल बडिंग ने एक उदास अभिव्यक्ति दिखाई, लेकिन उसने जल्द ही उत्साह से अपने हाथों से ताली बजाई और कहा, सुश्री, यान, मियाजू को मारने के लिए तुम बहुत बढ़िया हो। ये सचमुच संतोषजनक है। टीम लीडर बहुत खुश होंगे। मियाजू मर गई, सुश्री। यान अचंभित रह गया और फिर जल्दी से बिस्तर से उठ गया। एमिस, यान तुम क्या कर रहे हो? लिटिल बुडिन ने घबराहट से पूछा। जियो अर्जुन कहाँ है? सुश्री, यान ने तत्काल पूछा। ओह, वह आदमी, वह सम्मेलन कक्ष में आराम कर रहा है। वह तो सुअर है, इतनी देर तक सोता रहा, जागा ही नहीं। लिटिल बडिन ने अपने होंठ थोड़े से भींच लिए। उसके बारे में ऐसे बात मत करो, सुश्री ने कहा। यान ने लिटिल बडिन को घूर कर देखा। लिटिल बुडिन को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। सुश्री, यान वास्तव में एक पुरुष के कारण उस पर गुस्सा हो रहा था और वह अचानक बहुत दुखी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। हालांकि सुश्री, यान ने उसकी बात अनसुनी कर दी और सीधे सम्मेलन कक्ष में चला गया। अर्जुन रायजादा सोफे पर करवट लेकर लेटा हुआ था, उसकी आंखें कसकर बंद थीं, मानो वह सो रहा हो और केवल उसके शरीर पर फटे हुए कपड़े ही सुश्री को कुछ बता रहे थे। यान को पिछली रात की लड़ाई की भयंकरता के बारे में बताया। जियाओ अर्जुन, उठो, सुश्री। यान जल्दी से गया और धीरे से अर्जुन रायजादा के गाल को छुआ। अर्जुन रायजादा की पलकें कांपने लगी, फिर उसने अपनी आंखें खोली जो लाल हो चुकी थी और जल्दी से उठकर बैठ गया, उत्सुकता से सुश्री को देखने लगा। यान से पूछा, सुश्री, यान, मैं यहाँ कैसे आ गया? क्या तुम्हें याद नहीं है? सुश्री, यान दंग रह गया। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बस इतना याद है कि मैं गाड़ी चला रहा था और अचानक किसी चीज से टकरा गया। फिर मुझे कुछ भी याद नहीं है। अर्जुन रायजादा ने जोर से अपना सिर हिलाया, कुछ महत्वपूर्ण विवरण याद करने की कोशिश कर रहा था। एमिस, यान ने जल्दी से उसे गले लगा लिया, उसका सिर अपनी बाहों में भर लिया और उसे दिलासा देते हुए कहा, इसके बारे में सोचना बंद करो। कल आप एक पेड़ से टकरा गए और फिर आपका सिर स्टीयरिंग व्हील से टकरा गया, इसलिए आप बेहोश हो गए। संयोगवश मैंने तुम्हें देखा, इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। सुश्री में आयोजित यान के आलिंगन में वह सुगंध उसकी नाक में रिसती रही, खासकर क्योंकि उसका चेहरा उन दो भरी हुई चोटियों के बीच दबा हुआ था, जिससे वह उन पर अपनी जीभ फेरने से खुद को रोक नहीं पाया। एमिस, यान ने तुरंत इस हल्के विद्युत प्रवाह को महसूस किया और उसने अर्जुन रायजादा को घूरते हुए कहा, तुम छोटे बदमाश, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं सुश्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यान, अर्जुन रायजादा शर्म से मुस्कुराया। हम स्पष्टतः आप मेरा फायदा उठाना चाहते हैं, है ना? सुश्री ने कहा। यान ने मुस्कुराते हुए अर्जुन रायजादा के कान में फुसफुसाया, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक रुको, मैं तुम्हारा ठीक से इलाज करूंगा। सचमुच, अर्जुन रायजादा बहुत खुश था, उसकी आंखें चमक रही थीं। बिल्कुल, सुश्री। यान ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, शेर का सिर और कटी हुई काली मिर्च ब्रीन जो मैं पकाता हूँ वह वास्तव में स्वादिष्ट है, मैं बाद में आपके लिए कुछ व्यंजन बनाऊंगा। ओह! अर्जुन रायजादा अचानक हैरान रह गया, धिक्कार है, स्वर्ग से नरक तक, ये भावना वास्तव में ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक साधारण व्यक्ति सहन कर सके। उन्होंने सोचा था कि सुश्री यान की दावत का मतलब पिछली रात से कुछ और था, लेकिन पता चला कि यह उपहार तो केवल भोजन था। ऐसा लगता है कि वह बहुत कामुक था। हालांकि उस रात जो कुछ हुआ वह सचमुच बहुत रोमांचकारी और दिलचस्प था। आज तक अर्जुन रायजादा को यह नहीं पता था कि उस रात जो हुआ वह सिर्फ एक सपना था, क्योंकि यह सब बहुत अस्पष्ट था। क्या गलत? संतुष्ट नहीं है, सुश्री? यान मुस्कुराया। ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन रायजादा ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, सुश्री, यान ने मेरे लिए खाना बनाया, ये सचमुच सम्मान की बात है।
हे मुझे खुशी है कि आपको पता चला, सुश्री। यान हंसा। छोटी बुडिन ने तुरंत अपना हाथ उठाया और चहकते हुए कहा, सुश्री। यान, मैं भी खाना चाहता हूँ, मैं भी खाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं अगली बार तुम्हें भी साथ ले आऊंगी, सुश्री ने कहा। यान ने धीरे से लिटिल बुडिन की नाक पर चुटकी काटी। अर्जुन रायजादा को तुरंत महसूस हुआ कि अब उसकी संभावनाएं और भी कम हो गई हैं। अगर वह उसके साथ अकेला होता तो शायद एक मौका मिल सकता था, लेकिन तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति में बिल्कुल भी संभावना नहीं थी। लिटिल बुडिन को देखकर, जो लगभग शियाओएर की ही उम्र की थी, मुश्किल से 12 या 13 साल की, लोलिता जैसी दिखती थी, बच्चे जैसा चेहरा और सुडौल शरीर। आजकल 13 साल की लड़कियों का शरीर किशोरियों जैसा परिपक्व होता था, आगे और पीछे का भाग घुमावदार, छाती भरी हुई। अर्जुन रायजादा ने सोचा कि क्या जियोएर उसे देखते ही लार टपकाएगा और उस पर झपट पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया है। लिटिल बुडिन ने तुरंत सिर हिलाया, फिर अर्जुन रायजादा की ओर अपनी जीभ निकाली। बुडिन, जियाओ, अर्जुन के आराम में खलल मत डालो, बाहर जाओ, सुश्री ने कहा। यान ने आदेश दिया और लिटिल बुडिन ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और बाहर चला गया। मिस। यान अर्जुन रायजादा के सामने झुक गया और पूछा, जियो अर्जुन, क्या तुम्हें सचमुच अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं है? अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और कहा, मुझे सचमुच कुछ भी याद नहीं है। तो फिर क्या आपने रोथस्चाइल्ड परिवार या डाक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है? सुश्री ने पूछा। यान ने उत्सुकता से पूछा, चूंकि अर्जुन रायजादा ने पहले भी इन दोनों का उल्लेख किया था, इसलिए शायद वे कुछ यादें ताजा कर सके। अर्जुन रायजादा ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई और तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे याद नहीं है। रोथस्चाइल्ड परिवार को मैं जानता हूँ। तुम्हें पता है, सुश्री? यान चौंका और उत्साहित होकर पूछा, तो क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ याद है? हे सुश्री। यान, एल्डर डियान ने मुझे रोथस्चाइल्ड परिवार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वे दुनिया के प्रमुख छिपे हुए परिवारों में से एक हैं, और इसके अलावा दुनिया में 2 अन्य प्रमुख छिपे हुए परिवार हैं। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और कहा, आपको फिर से निराश करने के लिए क्षमा करें, सुश्री। यान, नहीं, आपने अपनी बहन को बिल्कुल भी निराश नहीं किया है, सुश्री ने कहा। यान ने अर्जुन रायजादा को गले लगाया और धीरे से हंसते हुए कहा, भले ही तुम्हें अपनी याददाश्त कभी वापस न मिले, लेकिन तुम्हारी बहन निराश नहीं होगी, क्योंकि तुम हमेशा अपनी बहन का गौरव रहोगे। अर्जुन रायजादा की आंखों में एक चमक चमकी, फिर वह तुरंत सामान्य हो गई। मिस। यान ने व्यक्तिगत रूप से उसे बाहर निकाला और अर्जुन रायजादा की छोटी ऑटो कार पूरी तरह से विकृत हो गई थी। अपनी कड़ी मेहनत से कमाई गई छोटी ऑटो को इस रूप में बदलते देख अर्जुन रायजादा का दिल सचमुच दुख गया। यद्यपि विला नंबर 1 के अंदर अस्थायी रूप से एक BMW खड़ी थी, लेकिन बाहर निकलने पर वह कार बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करती थी। अर्जुन रायजादा ने कम प्रोफाइल रखना पसंद किया। कारों के प्रवाह में खोई हुई ऑटो निश्चित रूप से किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करेगी, लेकिन यातायात में एक लाल रंग की BMW कार 100% लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। क्या हमें पूरी कार ही कबाड़ में बेच देनी चाहिए? सुश्री ने पूछा। यान ने सुझाव दिया, मैं बाद में आपके लिए एक बेहतर चीज लाऊंगा। नहीं, अर्जुन रायजादा ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं नहीं चाहता कि मुझे रखा जाए। हे ये टूटा हुआ है, लेकिन इसे अभी भी ठीक किया जा सकता है। बाद में, सुश्री। यान ने एक ट्रांसपोर्ट ट्रक मंगवाया, ऑटो को ऊपर उठाया और सीधे जियांगमिंग पर्वत की ओर चल दिया। अर्जुन रायजादा की योजना सरल थी, पिछली बार जीता गया रेसिंग इंजन स्थापित करना। क्या? यंग मास्टर वेई के हाथ कांपने लगे, उनका सिगार जमीन पर गिर गया जब उन्होंने अर्जुन रायजादा की योजना सुनी। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने अर्जुन रायजादा की ओर देखा और कहा, क्या आप इस टूटी फूटी कार में फॉर्मूला 1 रेसिंग इंजन लगाना चाहते हैं? ये सही है। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया। पागल, युवा मास्टर वेई ने अर्जुन रायजादा को घूरते हुए कहा, यह एक हाथी के लिंग को एक व्यक्ति पर फिट करने जैसा है। क्या आपको लगता है कि यह काम करेगा? बेशक, जब तक ऑपरेशन सफल हो, कोई समस्या नहीं। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया। भाड़ में जाओ, तुम पूरी तरह से पागल हो। युवा मास्टर वेई ने डिब्बों से एक और सिगार निकालते हुए कहा, अर्जुन रायजादा, क्या तुम पागल हो गए हो या क्या? बस मुझे बताइए कि क्या ये संभव है। यदि नहीं, तो मैं तुरंत इंजन और कार दोनों ले लूंगा और किसी और को बदलवा लूंगा। अगर यह संभव है तो मैं कार छोड़ दूंगा। अर्जुन रायजादा ने अधीरता से यंग मास्टर वेई की ओर देखा। युवा मास्टर वेई मुस्कुराए और बोले, भले ही आप पागल हैं, मुझे इस पागल का विचार पसंद है। हाँ, ठीक है, मैं कार रख लूंगा। अर्जुन रायजादा खिलखिलाकर हंसा। अर्जुन रायजादा, अब तुम सचमुच दिखावा कर सकते हो। ऑटो चलाना और किसी को फरारी या उससे भी ज्यादा आकर्षक स्पोर्ट्स कार में चुनौती देना। युवा मास्टर वेई उत्साह से कांपते हुए बोले, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अजीबोगरीब विचार सोचोगे, लेकिन ये थोड़ा परेशानी भरा होगा। वास्तव में ये थोड़ा सा है। कार के पहियों को बड़े रिम से बदलने की जरूरत है। इसके अलावा निकास प्रणाली को भी बदलने की जरूरत है। बहुत सी चीजों को बदलने की जरूरत है, अन्यथा ये काम नहीं करेगा।
अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया, अन्यथा एक फॉर्मूला 1 रेसिंग इंजन स्थापित करना, लेकिन अभी भी ऑटो के पहियों का उपयोग करना गारंटी है कि टायर उस समय फट जाएंगे जब इसे बाहर निकाला जाएगा। इसके अलावा कार की निकास प्रणाली को भी बदलना होगा क्योंकि फॉर्मूला 1 इंजन की उत्सर्जन दर बहुत अधिक होती है। इंजन को चालू करने में ही लगभग 5 युआन का खर्च आता है तथा गैस पेडल दबाने में भी 5 युआन का खर्च आता है। 194 अध्याय 186 मानव तस्कर। लेकिन चिंता मत करो, मैं इसे आपके लिए कुछ मिलान वाले भागों से बदल दूंगा। अगर कोई उपलब्ध नहीं भी है तो भी मैं किसी से उन्हें बनवा लूंगा। युवा मास्टर वे अचानक थोड़ा उत्साहित हो गए, शायद इसलिए कि यह पहली बार था जब उन्होंने इतनी पुरानी कार को मॉडिफाई किया था, एक ऑटो को ऑडी में बदल दिया था। यद्यपि यह कुछ हद तक पुराना था, फिर भी युवा मास्टर वे को यह पसंद आया। उन्हें चुनौतियों में आनंद आता था, अन्यथा वह किसी आसान काम की चिंता नहीं करता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चे ने हाथ हिलाया और फिर ऑटो को उतार दिया और ट्रक ड्राइवर के पीछे पीछे पहाड़ से नीचे उतर गया। पहाड़ से नीचे आने के बाद अर्जुन रायजादा सीधे कंपनी में चले गए ताकि उत्तरी शहर जिले के लिए परियोजना योजना का अध्ययन जारी रख सकें तथा परियोजना में संभावित समस्याओं की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। निर्माण कार्य स्थल पर पहले ही शुरू हो चुका है तथा अगले जून तक इसकी नींव रखी जा सकती है तथा वर्ष के अंत तक भवन का ढांचा खड़ा हो जाएगा। निर्माण पद्धति में सुधार किया गया जिससे निर्माण कार्य में तेजी आए और इमारतों की मजबूती भी बढ़ी। उत्तरी सिटी डिस्ट्रिक्ट में काफी चहल पहल थी तथा फैन फेई और अन्य लोग साइट के आसपास घूम रहे थे। सेवा समूह 1 के सभी लोग अर्जुन रायजादा के पुराने कर्मचारी थे जिन्होंने उत्तरी सिटी डिस्ट्रिक्ट परियोजना के डिजाइन में बहुत प्रयास किया था, इसलिए सभी लोग इसके विकास पर काफी ध्यान केंद्रित कर रहे थे। कितना अजीब है, फैन फेई ने घूर कर देखा जब एक कंटेनर ट्रक उसके पास से तेजी से गुजर गया। क्या हुआ फैन फी? लियू शांग ने चिंता से पूछा। मुझे लगता है कि मैंने उस ट्रक के कंटेनर के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी है। फैन फेई ने भौहें चढ़ाई। बिल्कुल नहीं, लियू शांग चौंका और बोला, एक कंटेनर के अंदर लोग कैसे हो सकते हैं? क्या आपने गलत सुना, या शायद रोने की आवाज ट्रक के समानांतर चल रही एक छोटी कार से आ रही थी? एक पल के लिए विचार करने के बाद फैन फेई ने सोचा कि लियू शांग सही हो सकता है, कंटेनर के अंदर एक बच्चे की कल्पना करना कठिन है। शायद यह आवाज पास में खड़ी किसी कार से आ रही थी। उसने सिर हिलाया और कहा, शायद मैंने गलत सुना है। दूर खड़े ट्रक को उत्सुकता से देखते हुए फैन फेई ने देखा कि बड़े ट्रक के पास कोई अन्य वाहन नहीं था। वह अपने आप से बुदबुदाए अनिश्चितता महसूस करते हुए सोच रही थी कि क्या उसने सचमुच गलत सुना था या ये सिर्फ एक भ्रम था। रात के समय जियांगहुआई शहर के उत्तरी सिटी डिस्ट्रिक्ट डॉक पर कई श्रमिक ट्रेनों को कंटेनरों को जहाज पर चढ़ाने के लिए निर्देशित कर रहे थे तथा रोशनी टिमटिमा रही थी। रुको, इस कंटेनर में बहुमूल्य सामान है, इसे सावधानी से संभालो, फोरमैन ने तुरंत निर्देश दिया। हाँ फोरमैन अर्जुन। श्रमिकों ने सावधानीपूर्वक कंटेनर को एक महत्वपूर्ण स्थान पर रख दिया और अन्य कंटेनरों को उसके ऊपर रख दिया, लेकिन उस एक कंटेनर को अकेला छोड़ दिया गया। अंदर से बच्चों की धीमी आवाजें आ रही थीं, फिर भी कर्मचारी इससे परिचित थे। हर कोई जानता था कि ये सामान फ्लेम ड्रैगन गिरोह का है, जो मानव तस्करी का लाभदायक कारोबार चलाता था। सभी कर्मचारी पूरी तरह जागरूक थे, इसलिए किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। छाया में 2 आकृतियां छिपी हुई थीं। हाँ जी, आपको क्या लगता है कि वे बच्चों को कंटेनरों में क्यों रख रहे हैं? क्या वे उन्हें बाहर ले जा रहे होंगे? दाजिया ने उत्सुकता से पूछा। यही होना चाहिए, हाओ जी ने सिर हिलाया और कहा, कई दिनों की जांच के बाद, लानत है, हमें आखिरकार स्रोत मिल गया है। ये फ्लेम ड्रैगन गैंग के वे बदमाश हैं जो इस घृणित मानव तस्करी के धंधे में शामिल हैं। हाओ जी की अभिव्यक्ति भयंकर थी, वह चाहता था कि वह उन सभी को मार डाले। दुर्भाग्य से अर्जुन रायजादा ने पहले ही उसे निर्देश दे दिया था कि वह अभी केवल जांच करे और अगर कुछ पता चले तो तुरंत रिपोर्ट करे। चलो बड़े भाई को खबर देते हैं, दाजिया ने हाओजी को खींचते हुए कहा। ठीक है, हाओजी ने अपनी निराशा को निगल लिया और चला गया। जब अर्जुन रायजादा को ये खबर मिली तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कप को अपने हाथ में जकड़ लिया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गया। ये चे ने दांत पीसते हुए कहा, धिक्कार है, ये तो फ्लेम ड्रैगन गैंग निकला। यान बुआ, वह बदमाश, मैं उसे देर सवेर काट डालूंगा। बड़े भाई, क्यों ना हम आगे बढ़ें और यान नाम 2 कुत्तों को, दाजिया ने गुस्से से सुझाव दिया। नहीं, उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा, हाओजी ने ठंडे स्वर में कहा। उसे काट देना बहुत दयापूर्ण होगा, हमें उस पर और भी अधिक क्रूर तरीका अपनाने की जरूरत है। जबकि दाजिया और हाओजी इस बात पर बहस कर रहे थे कि यानबुआ को कैसे दंडित किया जाए, अर्जुन रायजादा एक तरफ चुप रहा। जियांगहुआई शहर में यानबुआ का प्रभाव महत्वपूर्ण था और अगले सप्ताह जियांग झोंगन को पुनः नियुक्त किए जाने तथा लियू जियांकियू के उनके स्थान पर आने के साथ लियू जियांकियू और यानबुआ के बीच सहयोग और भी घनिष्ठ हो जाएगा। यानबुआ को मारने का मतलब होगा कि लियू जियांकियू उसे कभी नहीं छोड़ेगा। यानबुए को हराने के लिए उन्हें पहले लियू जियांकियू को खत्म करना होगा।
अर्जुन रायजादा की आंखें अचानक भयंकर हो गईं और उसी क्षण उसका दिल हत्या के इरादे से भर गया। ऐसा लग रहा था मानो हत्या ही एकमात्र नियम है, दुनिया पर अंतिम प्रभुत्व है। बड़े भाई, हमें क्या करना चाहिए? दाजिया और हाउजी ने बहस करना बंद कर दिया और निर्णय अर्जुन रायजादा पर छोड़ने का फैसला किया। अर्जुन रायजादा ने ठंडी मुस्कान दी और कहा, चूंकि हम खेलने जा रहे हैं तो चलिए बड़ा खेलें। यान बोए को मार डालो, लियू जियानकियू को खत्म कर दो। केवल इसी तरह हम विश्व में शांति ला सकते हैं। दोनों चौंक गए। क्या बड़ा भाई सचमुच ढील देने वाला था? पहले तुम दोनों वापस जाओ। जेल में झांग दादन पर अच्छी नजर रखें। दक्षिणी जिले में हाल ही में हुआ अर्जुन विरोधी गिरोह शायद झांग दादन का ही काम है। अर्जुन रायजादा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, दोनों ने तेजी से सिर हिलाया, फिर जियागुआई जेल की ओर चल पड़े। जियांगुआई सिटी अनाथालय में अर्जुन रायजादा ने लिंगजी की मां को ये बताने के लिए विशेष यात्रा की कि पुलिस अब लापता बच्चों के मामले को संभाल रही है। पुलिस ने आधिकारिक तौर पर मामले को स्वीकार कर लिया है। ये सुनकर लिंगजी की मां खुशी से फूट फूट कर रोने लगी। स्वर्ग की आंखें हैं, स्वर्ग की आंखें हैं, पुलिस ने अंततः मामला स्वीकार कर लिया। मैंने सोचा था कि मैं अपने जीवनकाल में ये दिन कभी नहीं देख पाऊंगा। जियो अर्जुन, धन्यवाद, स्वर्ग का धन्यवाद। लिंगजी की मां, चिंता मत करो, मैं उन लापता बच्चों को जरूर ढूंढ लूंगा। अर्जुन रायजादा ने दांत पीसते हुए कहा। यह सिर्फ भावनात्मक वादा का क्षण नहीं था, बल्कि लिंगजी की मां के प्रति एक प्रतिज्ञा थी। अपने वचन का पक्का आदमी उतना ही अच्छा होता है जितना उसका बंधन। एक व्यक्ति को कानून का पालन करने के अलावा अपने वादे भी निभाने चाहिए। जियाओ अर्जुन, तो मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। लिंगजी की मां बेकाबू होकर रोने लगी। जब अर्जुन रायजादा चला गया तो लिंगजी की मां अनाथालय के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। जीर्ण शीर्ण घर, जर्जर द्वार और डूबते सूरज के कारण लिंगजी की मां की बहुत लंबी परछाई दिखाई दे रही थी। अर्जुन रायजादा अपने दिल की गहराइयों से उदासी की लहरें उठती महसूस कर अपनी नाक सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। अर्जुन रायजादा ने दांत पीसते हुए कहा, यान बुआ, भले ही तुम्हारे पास अलौकिक शक्तियां हो, फिर भी मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। अनाथालय से निकलने के बाद अर्जुन रायजादा टैक्सी लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। ये काम के घंटों के ठीक बाद का समय था और नवंबर में सूरज जल्दी डूब जाता है। शाम 5:30 बजे तक सूरज डूब चुका था। झांग यानटोग और फॉन्किन साफ सुथरी वर्दी पहने हुए हंसते और बातें करते हुए बाहर निकले। उनके उत्साही रूप को देखकर कुछ पुरुष सहकर्मी पीछे मुड़कर देखने लगे। हालांकि हर कोई जानता था कि प्रमुख अपराध इकाई की महिलाएं पुलिस स्टेशन में गुलाब की तरह थीं, सुंदर लेकिन कांटेदार। हे कैप्टन झांग, किसी ने आपसे बाहर जाने के लिए कहा है। फॉन्किन ने मुस्कुराते हुए कहा। झांग यानतोग चौंका और उसने देखा कि अर्जुन रायजादा प्रवेश द्वार पर खड़ा था और सूर्यास्त का आनंद ले रहा था, जिससे उसके चारों ओर सुनहरी चमक फैल गई थी। झांग यानतोग को खुशी का एहसास हुआ और उसने सोचा, क्या यह आदमी आखिरकार इतना समझदार हो सकता है कि किसी को बाहर चलने के लिए पूछ सके। झांग यानतोग ने फॉन्किन की ओर देखा और कहा, आप पहले आगे बढ़ें। हे एक आदमी के साथ यह अलग है, फॉन्किन ने हंसते हुए कहा और फिर जाने के लिए मुड़ गया। झांग यानतोग हाथ जोड़े हुए पास आए। अर्जुन रायजादा को देखते हुए बोली, डमी, तुम मुझे ढूंढने यहाँ क्यों आए हो? मुझे आपसे बात करनी है, मेरे साथ आइए। अर्जुन रायजादा ने उदासीन भाव से कहा और झांग यानतोग का हाथ पकड़कर चल दिया। झांग यानतोग जल्दी से चिल्लाया, अर्जुन रायजादा, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, छोड़ दो। ऐसा लगा जैसे अर्जुन रायजादा ने उसकी बात नहीं सुनी। वह सीधे एक पश्चिमी रेस्तरां में चला गया। झांग यानतोग दंग रह गया। ये डमी क्या कर रहा था? किसी को बाहर चलने के लिए कहने में इतना दबंग होने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सोचा हो कि वह मना कर देगी, इसलिए उसने ऐसा व्यवहार किया? झांग यानतोग ने भौहें चढ़ाकर अर्जुन रायजादा के कठोर चेहरे को देखा और कहा, आखिर तुम क्या चाहते हो? बोलते समय झांग यानतोग अपनी कलाई रगड़ती रही। लापता बच्चों के बारे में सुराग मिल गया है। अर्जुन रायजादा ने झांग यानतोग की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। झांग यानतोग चौंक गया और पूछा, आपने जांच की? हाँ, अर्जुन रायजादा ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, मुझे आखिरकार समझ आ गया कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको केस दर्ज करने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं। क्यों? झांग यानतोग ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि बच्चों का ये अपहरण आप सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। अर्जुन रायजादा के आरोप से झांग यानतोग लगभग सोफे से गिर पड़े। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन रायजादा सरकारी कर्मचारियों पर उंगली उठाएगा। उसने अर्जुन रायजादा को घूरते हुए मेज पर हाथ पटका और चिल्लाए, अर्जुन रायजादा, बकवास मत करो। क्या तुम्हें मेरी व्याख्या की जरूरत है? अर्जुन रायजादा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, फिर तस्वीरों का एक ढेर फेंक दिया। ये तस्वीरें दाजिया और हाउजी द्वारा ली गई थीं। फ्लेम ड्रैगन गैंग के सदस्यों ने जियागुआई शहर में गुप्त रूप से बच्चों और कुछ वयस्कों को पकड़ लिया, उन्हें कंटेनरों में भरकर गोदी तक पहुंचाया, फिर उन्हें जियागुआई शहर से बाहर भेज दिया। वे कहाँ गए, किसी को पता नहीं था। ये लोग जीवित थे या मृत, ये भी किसी को नहीं पता था।
195 अध्याय 187 अध्याय 184 पुलिस आपकी उपस्थिति का अनुरोध करती है। झांग ग्यानटोक ने तस्वीरों को देखा और ठंडे स्वर में कहा, अर्जुन रायजादा, यहाँ एक भी तस्वीर सीधे तौर पर यह साबित नहीं कर सकती कि सार्वजनिक अधिकारी शामिल थे। अधिक से अधिक ये कुछ लापरवाही मात्र है। आखिरकार जियानहुआई शहर में यानबुआ का व्यवसाय इतना विशाल है कि कई जगहों पर उसे हरी झंडी देनी पड़ी, जिसके कारण ऐसी घटनाएं हुई। अर्जुन रायजादा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि झांग यानतोग की बात सही लग रही थी। हालांकि झांग यानतोग ने चाहे कितनी भी कुशलता से तर्क दिया हो, इसमें कोई संदेह नहीं था कि लियू जियानक्यू इसमें शामिल था। लियू जियानक्यू के बिना कोई यानबुए नहीं होता। चाहे आप कुछ भी कहें, आप लोग इससे खुद को अलग नहीं कर सकते, अर्जुन रायजादा ने ठंडे स्वर में कहा। यदि लियू जियानक्यू को यानबुआ द्वारा लोगों की तस्करी के बारे में पता नहीं था, तो वह आप सभी को मामला दर्ज करने से कैसे रोक सकता था? तो आपकी सारी कुतर्क व्यर्थ है। अर्जुन रायजादा की पूछताछ का सामना करते हुए झांग यानटोग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ठीक है, तो आज रात मैं तुम्हारे साथ यानबुआ को गिरफ्तार करने जाऊंगी। क्या आपके पास सबूत है? अर्जुन रायजादा ने ठंडी हंसी के साथ पूछा। ये सबूत है। झांग यातेंग अचानक ताली बजाते हुए सोफे से उठ खड़ा हुआ और फिर अर्जुन रायजादा को बाहर खींच लिया। टीम लीडर के रूप में झांग यानटोग के पास स्वाभाविक रूप से पुलिस बल को संगठित करने का अधिकार था। हालांकि ऐसे महत्वपूर्ण मामले के लिए, विशेष रूप से यानबुआ जैसे उच्च प्रोफाइल व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए, उसे उच्च अधिकारियों को आवेदन देना था और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। पुलिस स्टेशन लौटने पर झांग यानटोग ने तुरंत कमांड सेंटर के माध्यम से एक सभा आदेश जारी किया। सबसे पहले लौटने वालों में फैन किन शामिल थी, जो अपने प्रेमी के साथ खरीदारी कर रही थी। तभी उन्हें अचानक ऑपरेशन के बारे में संदेश मिला और वे तुरंत वापस लौट आई। जल्द ही अन्य पुलिस अधिकारी भी एक एक करके वापस चले गए। कप्तान, आज का ऑपरेशन किस बारे में है? फॉन किन ने उत्सुकता से पूछा। महत्वपूर्ण ऑपरेशन, कोई खुलासा नहीं। झांग यानतोग ने गंभीरता से फॉन किन से कहा, मानो वह किसी बड़े रहस्य की रक्षा कर रहा हो। ये देखकर फॉन किन ने पूछना बंद कर दिया। जब 1 दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारी आ गए, तो झांग यानतोग ने तुरंत फॉन किन को निर्देश दिया, सभी लोग तैयार हो जाएं और अपना सामान इकट्ठा करें। हाँ, फैन किन ने तुरंत सिर हिलाया, फिर चाबियां निकाली और कैबिनेट खोला। सरसराहट सरसराहट। सभी ने बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ हेलमेट पहन लिए। पिस्तौलें, ढाले सभी एक पंक्ति में व्यवस्थित रूप से रखे हुए थे। ये बात सभी के लिए स्पष्ट थी कि आज रात कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है, अन्यथा वे इतने अच्छे कपड़े नहीं पहनते। सामान्य मामलों में केवल कुछ पुलिस अधिकारियों को भेजने से ही अपराधी तुरंत आत्मसमर्पण कर देंगे। पुलिस के बीच यह आम धारणा थी कि चीन में पुलिस अधिकारी होना आरामदायक है, क्योंकि जनता स्वाभाविक रूप से अधिकारियों से डरती है और उससे भी अधिक पुलिस से। जैसा कि कहावत है, आम लोग अधिकारियों के खिलाफ नहीं लड़ते। छोटे मोटे मामलों में पुलिस के पहुंचते ही अपराधी या तो भाग जाते थे या आत्मसमर्पण कर देते थे। शायद ही किसी ने विरोध करने का साहस किया। बस में चढ़ जाओ, झांग यानटोग ने आवाज लगाई और फिर सभी लोग जल्दी से पुलिस मिनी बस में चढ़ गए। वाहन फ्लेम ड्रैगन गैंग के मुख्यालय की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही पुलिस की मिनी बस फ्लेम ड्रैगन गैंग के मुख्यालय पर पहुंची, गेट की रखवाली कर रहे छोटे भाई तुरंत घबरा गए। उन्होंने बड़ा गेट बंद कर दिया और कई लोग चाकू लेकर दरवाजे के पास खड़े हो गए। यद्यपि फ्लेम ड्रैगन गैंग के पास बंदूकें थीं, लेकिन वे आमतौर पर उन्हें लापरवाही से इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करते थे। अन्यथा लियू जियानक्यू भी उनकी रक्षा करने में सक्षम नहीं होगा। गेट खोलो, पुलिस सरकारी काम कर रही है, झांग यानटोग ने ठंडी आवाज में कहा। अरे, इतनी खूबसूरत पुलिस वाली, क्या ये झांग यानटोग नहीं है? एक छोटे भाई ने तुरंत झांग यानतोग को पहचान लिया। आंखें सिकोड़ते हुए उसने उसे चिढ़खानी से चिढ़ाया, ऐसी सुंदरता पुलिस वाले बनकर बर्बाद हो गई। एक पुलिस वाला प्रति माह केवल कुछ हजार युआन कमाता है। मैं तुम्हें रखने के लिए 10,000 प्रति माह दूंगा। बस मेरी अच्छी तरह से देखभाल करो और मैं तुम्हें वेतन वृद्धि की गारंटी दूंगा। थप्पड़। झांग यानटोग, जो आज पहले से ही अर्जुन रायजादा से क्रोधित थी, विश्वास नहीं कर सकी कि इस आदमी ने उसे परेशान करने की हिम्मत की, जो पूरी तरह से मौत की तलाश में था। उसने उस आदमी पर गोली चलाने में कोई संकोच नहीं किया। गोली आदमी के कान के पास से निकल गई। हर कोई हैरान था और वह व्यक्ति इतना डर गया था कि उसकी पैंट भीग गई थी और वह पेशाब करने लगा था। उसके पतलून से तरल पदार्थ की बूंदें गिर रही थीं। दरवाजा खोलो, झांग यानटोग ने अपनी बंदूक ऊपर उठाते हुए चिल्लाया। उसका चेहरा बर्फीला था। छोटे भाइयों को पता था कि अगर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो ये खूंखार महिला निश्चित रूप से गोली चलाने का विकल्प चुनेगी और वह उनकी गेंदों पर गोली चलाएगी। अवज्ञा करने का साहस न करते हुए उन्होंने गेट खोल दिया और 1 दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारी तेजी से अंदर आ गए। पुलिस के आगमन की खबर यानबुआ के कार्यालय तक पहले ही पहुंच चुकी थी। पुलिस यहाँ किस लिए है? यानबुआ हैरान था। बड़े भाई, हमें भी नहीं पता। शायद तुम्हें छिप जाना चाहिए, एक छोटे भाई ने लापरवाही से सुझाव दिया। कोई जरूरत नहीं, मैं वास्तव में बहुत उत्सुक हूं कि पुलिस मुझे क्यों ढूंढने आई है।
यान बुआ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और अपना हाथ हिलाया, जिससे उसके बगल में बैठी नग्न महिला जल्दी से उठकर कमरे से बाहर चली गई। यान बुआ ने फिर अपने कपड़े पहने और खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। झांग यानतोग ने आरोप का नेतृत्व किया, फिर सख्ती से चिल्लाया, यान बुआ, आप पर मानव तस्करी का संदेह है और आपको गिरफ्तार किया गया है। आपको चुप रहने का अधिकार है, लेकिन अब आप जो कुछ भी कहेंगे उसका इस्तेमाल अदालत में आपके खिलाफ किया जा सकता है और किया जाएगा। हे कैप्टन झांग, क्या पुलिस को गिरफ्तारी के लिए वारंट की जरूरत नहीं होती? यान बुआ ने अपना कॉलर सीधा किया और मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं आपसे पूछता हूँ, वारंट कहाँ है? अज्ञानता सचमुच भयानक है। क्या आप नहीं जानते कि आपात स्थिति में वारंट आवश्यक नहीं होते और बाद में जारी किए जा सकते हैं? झांग यानतोग ने ठंडी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, आपने मुझ पर मानव तस्करी का आरोप लगाया है, क्या आपके पास सबूत है? यान बुआ ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। ये रहा। झांग यानतोग ने उसकी ओर तस्वीरों का ढेर फेंका। यान बुआ ने उन पर नजर डालने के बाद वह खिलखिलाकर हंसा और बोला, आप इन तस्वीरों के जरिए मुझ पर मानव तस्करी का आरोप लगा रहे हैं। कैप्टन झांग, क्या मैं आपके द्वारा कहे गए शब्द आपको लौटा सकता हूं? अज्ञानता सचमुच भयावह है। क्या आप नहीं जानते कि तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है और उन्हें एक साथ जोड़ा जा सकता है? क्या आप मानते हैं कि मैं अब आपकी तस्वीरों का उपयोग करके आपकी नग्न तस्वीर बना सकता हूं? झांग यानतोग हैरान रह गई। उसे अर्जुन रायजादा पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने इस पहलू पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया था। उसने अपना सिर घुमाकर अर्जुन रायजादा की ओर देखा। ऐसे समय में यान नम तुम्हारा दिमाग बिल्कुल साफ है, यहाँ तक कि तुम अपना बचाव भी कर सकते हो। अर्जुन रायजादा आगे बढ़ा। यान बुआ चौंक गया, चूंकि ये पुलिसकर्मी अंदर आ गए थे, इसलिए उसने अर्जुन रायजादा की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। क्या यह आप हैं? उसने चौंकते हुए पूछा। हाँ, यह मैं ही हूँ, अर्जुन रायजादा ने ठंडी हंसी के साथ उत्तर दिया। यान बुआ, तुम नीच जानवर हो। ये काफी बुरा है कि तुम कोकीन जमा करते हो और महिलाओं को बंदी बनाकर रखते हो, लेकिन ये सोचना कि तुम मानव तस्करी भी कर रहे हो, तुम पूरी तरह से अक्षम्य हो। अर्जुन रायजादा, बदनामी भरे आरोप मत लगाओ, यान बुआ ने ठंडे स्वर में कहा। निंदनीय आरोप। क्या तुम चाहते हो कि मैं राज खोल दूं? अर्जुन रायजादा खिलखिलाकर हंसा। आगे बढ़ो और कोशिश करो, यान बुआ ने शांति से जवाब दिया। बिना एक और शब्द कहे अर्जुन रायजादा झांग यानतोग के साथ तहखाने की ओर चल पड़ा। जब वे भूमिगत स्तर पर पहुंचे तो 10 से अधिक छोटे भाइयों ने उनका रास्ता रोक लिया। पुलिस की छापेमारी इतनी अप्रत्याशित थी और थाने के अंदरूनी लोगों को समय पर सूचित न किए जाने के कारण कई चीजें समय पर नहीं हटाई जा सकी। रास्ते से हट जाओ, अर्जुन रायजादा ने एक मुक्का मारकर 2 छोटे भाइयों को गिरा दिया और झांग यानतोग ने बाकी भाइयों को काबू करने में मदद की। शेष बचे लोगों को बुरी तरह पीटा गया और सभी को लिटा दिया गया, जिससे वे दोनों आसानी से पहली भूमिगत मंजिल तक पहुंच गए। दरवाजा खोलते ही एक गंदा दृश्य सामने आ गया। महिलाएं पूरी तरह नग्न थीं और उन्हें पालतू जानवरों की तरह पिंजरे में बंद कर दिया गया था। सबसे अंदर वाले कमरे में एक मैडम जैसी आकृति नई आई लड़कियों के एक समूह को प्रशिक्षण दे रही थी। इन नग्न महिलाओं के सामने एक रक्तरंजित लाश पड़ी थी। लड़कियों के प्रत्येक समूह में हमेशा एक ऐसी लाश होती थी जो अंत में मर जाती थी। ये दूसरों के लिए एक सख्त चेतावनी थी कि वे उनकी बात माने, अन्यथा उनका भी यही हश्र होगा। हे भगवान, क्या ये कैसी जगह है? झांग यानतोग भयभीत हो गई। उसे लगभग ऐसा लग रहा था कि वह किसी बुरे सपने में है। जब उन्होंने मुख्यालय से और अधिक सहायता मांगने के लिए अपना फोन निकाला तो उन्हें पता चला कि यहाँ सिग्नल जाम हो रहा है। उन्हें मार डालो। उस जगह की रखवाली के लिए तैनात लोग आगे बढ़े और उनके हाथों में लोहे की छड़ें और कुल्हाड़ी थी। झांग यानतोग ने निर्णायक रूप से अपनी बंदूक निकाली और एक ही सांस में 3 लोगों को मार डाला। ये देखकर शेष छोटे भाई तुरंत जमीन पर गिर पड़े और हिलने का साहस नहीं कर सके। झांग यानतोग ने अपना वॉकी टॉकी पकड़ा और चिल्लाया, फोन किन, तुरंत उप निदेशक जेग और निदेशक लियू को सूचित करें और अतिरिक्त सुदृढ़ीकरण के लिए मुख्यालय को बुलाएं। समझ गया। ऊपर संदेश प्राप्त करते ही फोन किन ने तुरंत फोन किया। जब उपनिदेशक जेग और लियू की आंख को ये समाचार मिला तो वे इतने स्तब्ध रह गए कि अपने बिस्तर से लुढ़क गए। अरे, झांग यानतोग इतना साहसी था कि उसने यान बुआ को ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया। अब मुसीबत खड़ी हो रही थी। वे फ्लेम ड्रैगन गैंग मुख्यालय में उजागर हुई गंदगी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि इस बात को लेकर चिंतित थे कि क्या वे अपनी आधिकारिक टोपियों को बरकरार रख पाएंगे। लियू कियांग ने तुरंत जियांग झोंगन को बुलाया, क्योंकि जियांग अभी भी सत्ता में था। कुछ सोचने के बाद जियांग झोंगन ने कहा, यदि ऐसा है तो चलो यान बुआ को पूरी तरह से खत्म कर दें, या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। जियांग के पास इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था। वह दृढ़तापूर्वक लियू जियांग को कोई भी खतरनाक हथियार नहीं छोड़ना चाहता था। यान बुआ को पता था कि उसे पद से हटा दिया जाएगा, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लियू जियांग के साथ षड्यंत्र रचने का फैसला किया, जिससे जियांग बहुत चिढ़ गया। जियांग झोंगन से यह समाचार प्राप्त करके लियू कियांग को आश्वस्त महसूस हुआ। सचिव जियांग के बयान के अनुसार उनकी कार्रवाई न्यायोचित थी। यदि कोई परिणाम निकलता भी तो जियांग झोंगन उसे सहन कर लेते।
जल्द ही जियांग झोंगगन, लियू कियांग और उपनिदेशक जेग भारी हथियारों से लैस अधिकारियों को लेकर 10 से अधिक पुलिस कारों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। जियांग झोंगगन हाथ पीछे बांधे लियू कियांग और उपनिदेशक के नेतृत्व में भूमिगत तल पर पहुंचे। वहां मौजूद लड़कियां राहत की चीखें मारने लगीं। आखिरकार उन्हें बचा लिया गया। फिर भी उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके सामने मौजूद सचिव जियांग, निदेशक लियू और उपनिदेशक जेग ने उनकी कितनी बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया था। ये कितनी विडंबनापूर्ण बात है कि ये राक्षस ही इन मासूम लड़कियों को बचा रहे थे। 196 अध्याय 188 यानबू एर को पकड़ा गया। उन सभी को ले जाओ और उन्हें पुनर्वास उपचार के लिए अस्पताल भेजो, जियांग झोंगगन ने व्यापक इशारे से आदेश दिया। हाँ, पुलिस ने जल्दी से कपड़े इकट्ठा किए और युवा लड़कियों को कपड़े पहनाए। इस प्रक्रिया के दौरान अनजाने में फायदा उठाया। हालांकि लड़कियों के मन में पुलिस के प्रति कृतज्ञता के अलावा कुछ भी नहीं था। भावुक होकर वे सिसकते हुए बोले, धन्यवाद धन्यवाद। बड़ी संख्या में लड़कियों को मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र भेजा गया। तहखाने के दूसरे स्तर पर 10 से अधिक आग्नेयास्त्र तथा बड़ी मात्रा में सफेद पाउडर पाया गया। यहाँ एक छोटी सी दवा प्रसंस्करण फैक्ट्री छिपी हुई थी। यहाँ बड़ी मात्रा में अर्ध तैयार दवाएं पहुंचाई गईं। फिर तैयार उत्पादों को भेजने से पहले उन्हें आगे संसाधित किया गया। यानबुए को ले जाओ, जियांग झोंगगन ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। ये खबर कि यानबुआ पर मानव तस्करी, अवैध हथियार रखने और नशीली दवाओं की तस्करी का संदेह है, तेजी से जियागुआई शहर में फैल गई। सबसे पहले भयभीत होने वाला व्यक्ति लियू जियांग था, जो अगली सुबह उठा तो उसने पाया कि उसका फोन फटने वाला है और उसमें अनगिनत संदेश आ रहे हैं। इनमें से लगभग सभी संदेश एक ही बात के बारे में थे, यानबुआ को गिरफ्तार कर लिया गया था। अरे ये कैसे हो सकता है? लियू जियांग बुरी तरह डर गया। सिर्फ एक रात में जियागुआई शहर का आसमान बदल गया था। उन्होंने तुरंत यानबुआ को फोन करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लगी। इसलिए उन्होंने तुरंत अपने सचिव को फोन किया। उनके सचिव लगभग पूरी रात जागते रहे थे और लियू जियांग का फोन आने पर उन्होंने राहत की सांस ली। सचिव लियू, कल रात। सचिव ने जल्दी से पिछली रात की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया। तो कल रात के ऑपरेशन को जियांग झोंगगन ने मंजूरी दी थी। लियू जियांग ने भौहें चढ़ाईं। हाँ, सचिव ने सिर हिलाते हुए कहा, शुरू में कैप्टन झांग यानटोग ने यानबू एर को गिरफ्तार करने के लिए वरिष्ठ अनुमोदन के बिना लापरवाही से काम किया, लेकिन जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती गई इसने निदेशक लियू को चिंतित कर दिया, जिन्होंने तुरंत जियांग झोंगगन से परामर्श किया और फिर बात यहां तक पहुंच गई। बहुत बढ़िया, स्थिति इतनी जल्दी बदल गई है। अगर मैं 1 घंटा और सो जाता तो शायद वे मुझे गिरफ्तार भी कर लेते। लियू जियांग ने ठंडी सांस ली। सचिव लियू, क्या अब हमें क्या करना चाहिए? सचिव ने चिंतित होकर पूछा। जल्दी मत करो, जियांग झोंगगन को इसमें व्यस्त रहने दो। हम बस पीछे से शो देखेंगे। मैं सचमुच देखना चाहता हूं कि वह क्या करने की योजना बना रहा है। लियू जियांग ने ठंडी हंसी के साथ कहा। हाँ, सचिव ने तुरंत सिर हिलाया। यानबुआ की गिरफ्तारी ने तुरंत जियांगहुआई शहर के सभी नागरिकों का ध्यान आकर्षित किया और जेड प्रांत से मीडिया को भी जियांगहुआई शहर की ओर खून सूंघने वाले भीड़ियों के झुंड की तरह उमड़ने के लिए प्रेरित किया। सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के अंदर इस बात पर सक्रिय विचार विमर्श हुआ कि जनता को स्थिति कैसे समझाई जाए। आखिरकार यानबुआ एक उत्कृष्ट उद्यमी, परोपकारी व्यक्ति और राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन के सदस्य थे, जिन्हें कई सम्मानजनक उपाधियों से सम्मानित किया गया था। उनका अचानक जेल जाना ऐसी बात थी जिसे जनता स्वीकार नहीं कर सकी। निदेशक लियू, आपको क्या लगता है अब हमें क्या करना चाहिए? उपनिदेशक जेग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाते हुए कहा, यानबुआ एक कांटेदार चरित्र है, बहुत ही कांटेदार, और अगर हम इसे खराब तरीके से संभालेंगे तो हम सभी को बाहर कर दिया जा सकता है। हाँ, निदेशक लियू, हमें इस पर ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। यानबुआ ने जो कुछ किया उसका हम पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। बहुत कम नागरिक इसके बारे में जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने जियांगहुआई शहर को जो दान दिया है, हर साल एक नया होप प्राइमरी स्कूल बनवाया है। अगर हम उन्हें इस तरह गिरफ्तार कर लेते हैं तो क्या हम लोगों का दिल नहीं खो रहे हैं? अन्य उपनिदेशक भी चर्चा में शामिल हुए। लियू कियांग भी आंतरिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। वे जियांग झोंगगन की यानबो एर को हटाने की मांग और लियू जियांग की उदासीनता के बीच फंसे हुए थे, जिससे लियू कियांग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। राजनीतिक क्षेत्र में अनुभवी होने के कारण वह अच्छी तरह जानते थे कि गलत पक्ष का समर्थन करने से उनका भविष्य नष्ट हो सकता है। कौन अधिक शक्तिशाली था, जियांग झोंगगन या लियू जियांग? ये बात लियू कियांग को अभी तक पता नहीं चल पाई थी। उनमें से एक बहुत शक्तिशाली शीर्ष नेता था और प्रांतीय समिति में उसकी पदोन्नति होने वाली थी, जिससे जियांग झोंगगन स्पष्ट रूप से लियू जियांग से अधिक शक्तिशाली हो गया था। हालांकि लियू जियांग का प्रभाव जियांगहुई शहर में गहराई से निहित था और वह जियांगहुई पार्टी का प्रमुख भी था। जियांगहुई शहर में कई विभाग प्रमुख लियू जियांग के करीबी थे, जिससे निस्संदेह उनकी ताकत बढ़ गई। चलो अभी रुकते हैं और देखते हैं कि बाहरी तौर पर चीजें कैसे होती हैं। लियू कियांग ने विकल्पों पर विचार किया और अंततः अस्थायी रूप से कोई भी कार्रवाई रोकने का निर्णय लिया। यानबुआ को हिरासत में बंद कर दिया गया और झांग यानटोग ने रात भर पूछताछ की।
हालांकि यान बुआ जैसे फिसलन भरे चरित्र का सामना करने पर झांग यांटोक शायद ही उनसे कोई सीधा जवाब पा सके। रात भर की पूछताछ के दौरान यान बुआ हमेशा मुख्य मुद्दों से बचते रहे और सारा दोष अपने अधीनस्थों पर मढ़ते रहे। इस बीच पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर फ्लेम ड्रैगन गैंग के अनगिनत सदस्य विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। श्रीमान को रिहा करो। यान, हमने वे काम किए हैं और आपको लोगों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसे जल्दी रिहा करो वरना हम पुलिस स्टेशन पर धावा बोल देंगे। बाहरी अधीनस्थों ने उन्मत्त होकर चिल्लाना शुरू कर दिया। प्रत्येक ने जिम्मेदारी ली और यान बुआ को इसमें शामिल होने से अलग कर दिया। पुलिस स्टेशन के अंदर झांग यांटोक से पूछताछ का काम लगभग गतिरोध पर पहुंच गया था। पूरी रात यान बुआ से पूछताछ करने के बाद झांग यांटोक बेहद थक गया था। आंखों के नीचे काले घेरे होने के बावजूद वह पूरी तरह ऊर्जावान बनी रही। थप्पड़। झांग यांटोक ने मेज पर थपथपाया और कठोर स्वर में कहा, यान बुआ, बेहतर होगा कि तुम अपने किए सब कबूल कर लो वरना तुम इसके लिए तैयार हो जाओगे। मैं कहता हूँ कैप्टन झांग, भले ही आपके पिता प्रांतीय पार्टी सचिव हैं और उनकी बेटी होने के नाते आप इतनी कम उम्र में आपराधिक पुलिस टीम की टीम लीडर बनने में कामयाब रही, ये लोगों की कल्पनाओं को जगाने के लिए बाध्य है। यान बुआ अविचलित रहे और झांग यांटोक के शब्दों का जवाब देना जारी रखा। झांग यांटोक एक छात्र था जिसने 1 वर्ष पहले ही स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। वह यान बुआ जैसे सांसारिक समाज के अनुभवी व्यक्ति के सामने शायद ही कोई मुकाबला कर पाता। कुछ दौर की बहस के बाद झांग यांटोक यान बू एर के अपमान से तुरंत इतना क्रोधित हो गया कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। बदमाश, बकवास मत करो, मैं अपनी योग्यता के आधार पर टीम लीडर बना हूँ। हाँ, यान बुआ तुरंत हंस पड़े और बोले, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने बस अपने पैर फैला दिए और फिर टीम लीडर का पद आपकी झोली में आ गिरा। झांग यांटोक का चेहरा सफेद से लाल से बैंगनी हो गया। उसने यान बुआ को घूरा और ठंडी आवाज में कहा, यान बुआ, तुम कुत्ते के बच्चे हो। अपमान के साथ जीने से सम्मान के साथ मरना बेहतर है। झांग यांटोक की हड्डियों में एक पुरुष की ताकत और गरिमा थी। वह किसी भी तरह से यान बुआ के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने अपनी मुठ्ठियां घुमाई और उन्हें उस पर जोर से मारा। एक दौर की बेतहाशा पिटाई के बाद पूछताछ कक्ष का दरवाजा खोल दिया गया। सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहने एक आदमी तुरंत अंदर आया। उन्होंने तीखी आवाज में डांटा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या तुम सचमुच अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हो और उसे प्रताड़ित कर रहे हो? मैं तुम पर मुकदमा करने जा रहा हूँ। सोने के फ्रेम वाले चश्मे वाला आदमी तुरंत यान बुआ की ओर चला गया और सम्मानपूर्वक बोला, श्रीमान यान, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है ना? क्या तुम खुद नहीं देख सकते? यान बुआ ने खून से सने चेहरे के साथ जवाब दिया। हाँ, सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे वाला वह आदमी यान बुआ का निजी वकील था, जिसे सुबह सुबह सूचना मिल गई थी और वह जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंच गया था और उसने अपने सामने का दृश्य देखा। उन्होंने तुरंत फटकार लगाए, आप पुलिस, क्या आपके मन में मानवाधिकारों के लिए कोई सम्मान नहीं है? मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं कल तुम पर मुकदमा करने अदालत जा रहा हूं। वकील किन, कृपया नाराज मत होइए, हम श्रीमान को रिहा कर रहे हैं। यान, क्या ये पर्याप्त नहीं है? निर्देशक जेक, जो उनके साथ थे, ने जल्दी से वकील किन का मूड शांत करने की कोशिश की। लेकिन हम इस मामले को आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, वकील किन ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, उपनिदेशक जेग ने तुरंत सिर हिलाया। एक तरफ खड़ी झांग यांटोक ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, उपनिदेशक जेग, हम उसे कैसे रिहा कर सकते हैं? कल हमें घटनास्थल पर बहुत सारे साक्ष्य मिले, बहुत सारी युवा लड़कियों को पीड़ित किया गया, बहुत सारे ड्रग्स और बंदूकें और गोला बारूद मिले। टोन, इन बातों का श्रीमान से कोई लेना देना नहीं है। यान, वह इन मामलों के बारे में कुछ नहीं जानता था। उपनिदेशक जेग ने तुरंत झांग यांटोक की ओर देखा और कहा, कई लोगों ने पहले ही कबूल कर लिया है, दावा किया है कि वे इसके पीछे थे और यह मामला मेजर क्राइम यूनिट 2 को सौंप दिया गया है। आपको आराम करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी लेनी चाहिए। झांग यांटोक तुरंत हक्की बक्की रह गई, और सिर्फ वही नहीं, वास्तव में बहुत से लोग जानते थे कि यान बुआ ही असली मास्टरमाइंड था और वे तथाकथित अपराधी तो बस उसके अधीनस्थ थे जो उसके लिए दोष ले रहे थे। लेकिन इन अपराधों को यान बुआ से जोड़ने वाले प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में पुलिस स्टेशन के पास उसे रिहा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। झांग यांटोक ने दांत पीसते हुए कहा, निर्देशक जेग, हम मोबाइल हॉल में जा सकते हैं और यान बुआ के कॉल लॉग प्रिंट कर सकते हैं और हम जांच जारी रख सकते हैं। बस, उपनिदेशक जेग ने जोर से डांटा, टोन, बस बहुत हो गया। यह मामला खत्म हो गया है, आप कुछ दिन की छुट्टी लीजिए और मेजर क्राइम यूनिट 2 को जांच का काम सौंप दीजिए। नहीं, यह ऐसे खत्म नहीं हो सकता, झांग यांटोक उन्माद से चिल्लाया। इस प्रकार यान बुआ को रिहा कर दिया गया और वह दिनदहाड़े पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। जाते समय उसने झांग यांटोक से कहा, कैप्टन झांग, अदरक जितना पुराना होता है उतना ही तीखा होता है। यह मत मानिए कि बुराई अच्छाई पर विजय नहीं पा सकती। कभी कभी न्याय बुराई से दूषित हो सकता है, समझना। ये कहने के बाद यान बुआ मुड़ा और चला गया।
पुलिस स्टेशन के बाहर काले सूट पहने 100 से अधिक लोग सड़क के दोनों ओर व्यवस्थित ढंग से खड़े थे। एक लाल कालीन बिछा हुआ था जिसके अंत में एक रोल्स रॉयस कार थी। एक छोटा भाई दौड़ता हुआ आया और बोला, बॉस यान, घर में आपका स्वागत है। आप सभी ने कड़ी मेहनत की है। यान बुआ ने हाथ हिलाया। बॉस यान, आपने बहुत मेहनत की है, भीड़ ने एक स्वर में चिल्लाया। यान बुआ के मुंह पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने आसमान की ओर देखा। सुबह के सूरज ने अभी अभी प्रकाश की एक किरण दिखाई थी जो तुरंत ही काले बादलों से छिप गई, जिससे आकाश पर उदासी छा गई। जहां ज्ञानतोग अपने कार्यालय में उदास बैठी थी और उनकी महिला सहकर्मियों ने उन्हें कितना भी दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी उन्हें इस क्षति की स्थिति से बाहर नहीं निकाल सका। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ कभी हुआ ही न हो। दानव के सरगना को छोड़ दिया गया तथा केवल कुछ ही छोटे जीव पकड़े गए। मेजर क्राइम यूनिट 2 की पूछताछ में इन छोटे अपराधियों ने तुरंत ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया तथा स्वीकार किया कि उन्होंने मिस्टर के घर के पीछे युवा लड़कियों का अपहरण किया था। यान की पीठ पर हमला किया और उन्हें यौन गुलाम बना दिया, फिर उन्हें विभिन्न होटलों में भेज दिया। जहां तक हथियारों और नशीले पदार्थों का सवाल है तो उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया, लेकिन तस्करी ऐसी चीज थी जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हालांकि चाहे उन्होंने अपराध स्वीकार किया हो या नहीं, सजा सुनाना अपरिहार्य था। पूरा पुलिस स्टेशन खामोश हो गया क्योंकि हर कोई जानता था कि ये 3 छोटी मछलियां मुख्य समस्या नहीं थी। असली मुद्दा ये था कि यान बुआ अभी भी फरार था, एक ऐसा परिणाम जिसे स्वीकार करना कठिन था। यान बुआ को उसके अधीनस्थ सीधे जिनशेंग होटल ले गए जहां लियू जियांगक्यू काफी देर से इंतजार कर रहा था। हाँ श्रीमान यान, डराने के लिए क्षमा करें। लियू जियांगक्यू खिलखिलाकर हंसा। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। यान बुआ ने सुखद आश्चर्य व्यक्त करते हुए जल्दी से लियू जियांगक्यू से हाथ मिलाया और कहा, ये सब मेरी अपनी गलती है कि मैंने इतने सारे बदमाशों को अपने मातहत रखा जो मेरी पीठ पीछे गड़बड़ करने की हिम्मत कर रहे हैं। जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे इनका निपटारा करना होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लियू जियांगक्यू ने हंसते हुए कहा, मैंने आज आपके स्वागत के लिए भोजन और शराब से भरी एक मेज तैयार की है। धन्यवाद सचिव लियू, यान बुआ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। 197 अध्याय 189 अध्याय 186 लियू जियांगक्यू मदद करता है। दोनों ने निजी कमरे में प्रवेश किया। आलीशान कक्ष के अंदर कई महिलाएं नम आंखों से बैठी थीं। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि वे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र से चुपचाप लौट आए हैं। इस बार अधीनस्थों ने बॉस यान के स्वागत और आतिथ्य के लिए 4 महिलाओं की व्यवस्था की थी। चारों महिलाओं ने शुरू में किसी भी कीमत पर क्लिनिक छोड़ने से इनकार कर दिया था। हालांकि क्लिनिक के डॉक्टरों और फ्लेम ड्रैगन गैंग के गुर्गों के दबाव और रिश्वत के तहत उन्हें अंततः यहां लाया गया। भेड़िए की मान से निकलकर बाघ की मान में। दुनिया की कठोरता इतनी अधिक थी कि इन महिलाओं को दुख हुआ। आइए श्रीमान यान, बैठ जाओ, लियू जियांगक्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों के बैठ जाने के बाद प्याले एक दूसरे से टकराने लगे। एक दौर के पी के बाद लियू जियांगक्यू का चेहरा लाल हो गया और वह हंसने लगा। बुआ, क्या तुम जानते हो कि कौन तुम्हें पीछे से गिराने की कोशिश कर रहा है? हे, मुझे कुछ अंदाजा है। यान बुएर ने लियू जियांगक्यू की ओर देखा और कहा, मैं यकीन नहीं कर सकता कि लियू कियांग इतने सारे लोगों को भेजने की हिम्मत कैसे करेगा, जबकि कहीं जियांग झोंगगन की परछाई भी नहीं है। भाई, मुझे डर है कि आपने घटनास्थल पर जियांग झोंगगन की परछाई नहीं देखी है ना? लियू जियांगक्यू ने हंसते हुए कहा। लियू जियांगक्यू वहां गया था और लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस का नेतृत्व कर रहा था। तोड़ो। यान बुआ का गिलास उसके हाथ में टूट गया। दांत पीसते हुए उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जियांग झोंगगन इतना निर्दयी होगा। जब वह जियांगुआई शहर में था तो मैंने उसके साथ भगवान जैसा व्यवहार किया और अब वह नदी पार करना चाहता है और पुल को ध्वस्त करना चाहता है। हो, इस बारे में आप क्या करने की योजना बना रहे हैं बुएर? लियू जियांगक्यू ने अपने गिलास से खेला और फिर अपने पे का एक घूंट लिया। चूंकि वह बेईमान रहा है इसलिए वह मुझे निर्दयी होने का दोष नहीं दे सकता। यान बुएर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मेरे पास जियांग झोंगगन द्वारा जियांगहुआई शहर में रिश्वतखोरी के बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। वह ये नहीं सोच सकता कि अपना मुंह साफ करना और चले जाना इतना आसान है। अच्छा, मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। लियू जियांगक्यू को जियांग झोंगगन कभी पसंद नहीं था और अब जब उसके पास उसके खिलाफ कुछ पकड़ आ गई है तो वह उसे कड़ी टक्कर देने का मौका क्यों छोड़ेगा? यान बुए और लियू जियांगक्यू ने एक गंभीर कार्रवाई करने की योजना बनाई। यदि वे जियांग झोंगगन पर हमला करने जा रहे थे तो उन्हें उसे एक ही झटके में मार गिराना था। अन्यथा यदि उन्हें पूरी ताकत के साथ लौटने दिया गया तो केवल उन्हें ही चोट पहुंचेगी। यान बुआ को गिरफ्तार कर लिया गया और शीघ्र ही रिहा कर दिया गया तथा ये खबर तुरंत फैल गई। जियांगहुआई शहर के नागरिकों के पास कहानी के कई संस्करण थे। कुछ लोगों ने कहा कि यान बुआ को गलती से गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ ने कहा कि उसके गहरे संबंध थे और किसी ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। दूसरों का मानना था कि उसके राजनीतिक सलाहकार होने के कारण उसकी जान बच गई। नागरिकों ने चाहे जो भी चर्चा की हो, इससे घटनाओं का वास्तविक स्वरूप नहीं बदल सका। जहां ज्ञानतोग कुछ देर तक अपने कार्यालय में बैठे रहे फिर वहां से चले गए।
उसने विश्राम कक्ष में साधारण कपड़े पहने और फिर टैक्सी लेकर तियान्या ग्रुप के लिए रवाना हो गई। पूरी यात्रा के दौरान झांग यानतोग ने अपने आंसू रोके रखे। अपने जीवन में पहली बार वह दुनिया के अन्याय, समाज की अन्यायपूर्णता, अंधकार और भाई भतीजावादी रिश्तों के कारण रोई, जिससे वह दुखी थी। झांग यानतोग ने जल्दी से एक फोन कॉल किया, फिर हैंडसेट में चिल्लाया, अर्जुन रायजादा, तुम कहाँ हो? बड़ी बहन, अभी काम का समय है, जाहिर है मैं काम पर हूँ। अर्जुन रायजादा ने असहाय होकर पूछा, आप यान बुआ के साथ क्या करने की योजना बना रही है? उसे रिहा कर दिया गया है। झांग यानतोग अपने चेहरे पर आंसू बहाते हुए टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ गई। क्या? अर्जुन रायजादा हैरान रह गया, लेकिन उसने जल्दी ही इसके पीछे का कारण समझ लिया और हल्के से हंसा। यान बुआ रिहा हो गया है, तो तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं। झांग यानतोग रुका, नाक सिकुड़ी और फिर बोला, माफ करना, मैंने गलत नंबर डायल कर दिया। इसके बाद झांग यानतोग ने तुरंत फोन रख दिया और बैटरी निकाल ली। ये देखकर टैक्सी ड्राइवर ने अपना सिर हिलाया और कुछ अनचाही सलाह दी, क्या तुम्हारा अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया है? अरे आजकल के पुरुष यह नहीं जानते कि उनके पास जो है उसका मूल्य कैसे रखा जाए। यहाँ तक कि जब जोड़े लड़ते हैं तब भी वे झुकना नहीं जानते। ड्राइवर की अंतहीन बकबक को सुनकर झांग यानतोग को और भी अधिक दुख हुआ। उसने एक बार ढूंढा और अंदर भागी। बार के अंदर शोरगुल और तेज रॉक संगीत से जगह ऐसी हिल रही थी मानो भूकंप आ गया हो। झांग यानतोग सीधे बार की ओर गई, काउंटर पर हाथ पटका और मांग की, मुझे वोडका की एक बोतल और एक गिलास बर्फ के टुकड़े दो। लेडी, क्या आप सच में वोडका की पूरी बोतल चाहती हैं, सिर्फ एक गिलास नहीं? बारटेंडर दंग रह गया। बार के खुलने के बाद से कभी भी किसी लड़की को वोडका की पूरी बोतल पीते नहीं देखा गया था। वोडका रूस के साइबेरियाई बर्फ क्षेत्र में शिकारियों द्वारा पी जाने वाली एक मजबूत शराब थी, और हालांकि चीन में पहुंचने के बाद इस पेय को चीनी संविधान के अनुरूप अनुकूलित किया गया था, फिर भी रूसी शराब की प्रकृति अभी भी इसके अंदर छिपी हुई थी। हाँ, एक बोतल। झांग यानतोग ने सिर हिलाया। अपने दुखों को शराब में डुबोकर शायद वह अस्थायी दर्द और सुबह की उदासी को भूल सके। किसी कारण से जब अर्जुन रायजादा ने उससे पूछताछ की तो उसे एक असामान्य शिकायत का एहसास हुआ, मानो पूरी दुनिया ने उसे छोड़ दिया हो। बारटेंडर ने एक शब्द भी नहीं कहा और तुरंत उसे एक पारदर्शी कांच की बोतल थमा दी जिसमें एक साफ तरल भरा हुआ था। दोपहर में बार में ज्यादा भीड़ नहीं थी, केवल कुछ पुरुष और महिलाएं ही थे। जैसे ही झांग यानतोग अंदर आया, कई लोगों ने इस शिकार पर अपनी नजरें गड़ा दी। झांग यानतोग का रूप और फिगर इन पुरुषों द्वारा देखी गई सभी महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ था। लेडी, क्या आप चाहेंगी कि मैं आपके साथ ड्रिंक पर चलूं? एक हट्टा कट्टा आदमी तुरंत उसके पास आया। कोई जरूरत नहीं, झांग यानतोग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वह इन लोगों के दिमाग में गंदे विचारों से अच्छी तरह वाकिफ थी। हालांकि अब उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि जिस आदमी को वह पसंद करती थी वह भी अब उसकी परवाह नहीं करता, तो फिर वह इन लोगों की परवाह क्यों करे? झांग यानतोग ने बोतल खोली और सबके आश्चर्य के सामने बोतल के मुंह पर निशाना साधकर उसे गटकना शुरू कर दिया। सीधे बोतल से पीना। हर कोई हैरान था। क्या आप बाइजियू को ऐसे पीते हैं जैसे वह बियर हो? यह अत्यंत दुर्लभ था। पुरुषों की दुनिया में भी ये दुर्लभ बात थी, महिलाओं के लिए तो यह और भी दुर्लभ थी। सबकी आंखों का रंग बदल गया। ऐसी महिला निश्चित रूप से सभी पुरुषों का सपना थी। एक बार जब वह नशे में धुत हो जाती थी तो वे उसके साथ फ्रेश होने का फायदा उठा सकते थे या फिर उसे सीधे होटल के कमरे में ले जा सकते थे। कई लोग झांग यानतोग की ओर बढ़े, उनके चेहरे बदलते रहे। बच्चे, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उस हटे कट्टे आदमी ने पास आए दूसरे आदमी को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने इस लक्ष्य को सबसे पहले पाया था? हम, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमने उसे पहले पाया? खोजी का हिस्सा, क्या तुम्हें नहीं पता? पीले बालों वाला बच्चा तुरंत ठंडी आवाज में बोला। अरे, तुम लड़ाई की तलाश में हो? मांसल आदमी ने अपनी मांसपेशियां फुला ली और पीले बालों वाला बच्चा डरा नहीं, उसने ठंडे स्वर में कहा, तो चलो लड़ते हैं। हुआंग माओ कभी किसी से नहीं डरता। तुरंत ही कई गुंडे जैसे दिखने वाले लोग इकट्ठा हो गए और चिल्लाने लगे, हुआंग माओ, क्या हो रहा है? क्या आपको इस आदमी की देखभाल के लिए हमारी जरूरत है? दूसरों की अधिक संख्या को देखते हुए बलवान व्यक्ति निर्णायक रूप से पीछे हट गया। आखिरकार नुकसान न उठाना ही बुद्धिमानी है। मांस तो बहुत है, परंतु जीवन केवल एक है। यदि आप अंडरवर्ल्ड के किसी व्यक्ति को अपमानित करते हैं तो आप अपनी जान नहीं बचा पाएंगे। तो वह बलवान आदमी बहुत होशियार था। पीले बालों वाले बच्चे की इस हरकत से न केवल वह ताकतवर आदमी डर गया, बल्कि अन्य भेड़िए भी दंग रह गए। भेड़ियों का झुंड सोफे पर बैठ गया और देखने लगा कि आगे क्या होगा। लेडी, क्या मैं आपके साथ ड्रिंक पर चलूं? पीले बालों वाला बच्चा मुस्कुराया। जरूर। झांग यानतोग ने सिर हिलाया। उसके हाथ में वोडका थी, आधी से ज्यादा बोतल बची हुई थी। वह पीले बालों वाले बच्चे को देखकर ठंडी मुस्कान के साथ बोली, तुम भी बोतल उड़ा दो और फिर मैं आज रात पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊंगी। मैं गारंटी देता हूं कि आप संतुष्ट होंगे। सचमुच। हुआंग माओ चौंका। स्वाभाविक रूप से बेहोश महिला का होना उतना अच्छा नहीं था जितना कि जागती हुई महिला का होना।
पहला वाला मरे हुए सुअर के टुकड़े से अलग नहीं था, जबकि दूसरे वाले को पूरी तरह से लाड़ प्यार दिया जा सकता था। ये बात ध्यान में रखते हुए हुआंग माओ ने निर्णायक रूप से वोडका की एक बोतल मंगवाई। बार का माहौल तुरंत गर्म हो गया, हर कोई खड़ा हो गया और उत्साह से दृश्य देखने लगा। बिना एक शब्द कहे हुआंग माओ ने वोडका की एक बोतल पकड़ ली और उसमें फूंक मारने लगे, जबकि झांग यांटोक दिलचस्पी से देख रहा था। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर उठे हुए थे। दूसरों को चिढ़ाना सचमुच बहुत दिलचस्प था। वोडका कोई साधारण बाइजियू नहीं है। 50 डिग्री बाइजियू का एक घूंट ही गले को जला सकता था, लेकिन हुआंग माओ ने एक ही बार में आधी बोतल पी ली थी और फिर भी असुविधा का कोई संकेत नहीं था। हर कोई दंग रह गया। क्या वह धोखा दे रहा होगा? वह धोखा कैसे दे सकता है? उसने बारटेंडर के साथ मिलीभगत की हो सकती है। इसमें बाइजियू नहीं बल्कि मिनरल वाटर है। आसपास के लोग बातें कर रहे थे। झांग यानतो भी काफी उत्सुक थे। उसने हुआंग माओ को बिना अपना भाव बदले वोडका की पूरी बोतल उड़ाते हुए देखा। हुआंग माओ ने बोतल मेज पर रख दी और कहा, बेबे, मैं कर चुका हूं। आज तुम मेरी हो। झांग यानतो चौंक गई। उसने बोतल पकड़ ली, उसे सूंघा और फिर ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, अगर ऐसा है तो मैं 10 बोतलें पी सकती हूँ। हम अपनी बात से मुकर रहे हो। हुआंग माओ तुरंत खड़ा हो गया। क्या तुम आदमी भी हो? अगर तुम हो तो जल्दी करो और वोडका की एक बोतल पी लो और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। झांग यांटोक को पहले ही इसकी गंध आ गई थी। यद्यपि दूसरे की बोतल वास्तव में वोडका की बोतल थी, जैसा कि देखने वालों ने बताया था, उसमें शराब नहीं बल्कि मिनरल वाटर भरा हुआ था। 198 अध्याय 190 अध्याय 187। चलो साथ चलते हैं हम, चाहे तुम आज मेरे साथ चलने को तैयार हो या नहीं, तुम जाओगे। हुआंग माओ ने आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे वहां से निकाल सकती हो? झांग यांटोक जियागुआई शहर में काफी प्रसिद्ध थी, लेकिन साधारण कपड़े पहनने के बाद उसका व्यवहार बदल गया, जिससे उसे जियागुआई सिटी आपराधिक पुलिस की टीम लीडर के रूप में पहचानना मुश्किल हो गया। अगर उन्हें पता होता तो शायद वे झांग यांटोक को इस तरह चिढ़ाने की हिम्मत नहीं करते। भाइयों, चलो चलें। ये देखकर कि उसका भेद खुल गया है, पीले बालों वाले लड़के ने बेशर्मी से इस मुद्दे को जोर देकर उठाने का फैसला किया। चूंकि वे वैसे भी आगे बढ़ने वाले थे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कैसे। 1 दर्जन से अधिक लोग आगे बढ़े। झांग यांटोक, जो पहले ही आधी बोतल वोडका पीकर आधी बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी, अब धुंधली हो गई थी और उसकी आंखें अनियंत्रित रूप से सिकुड़ रही थीं। उसकी पलकें आपस में लड़ रही थीं। झांग यानतोग ने अपने दांत भींच लिए और कोशिश की कि शराब का नशा उस पर हावी न हो जाए। जल्द ही ये गैंगस्टर एक साथ उन पर टूट पड़े और झांग यानतोग ने सीधे अपनी ओर आ रहे एक आदमी को लात मार दी, जिससे वह उड़ गया। हा, बार के अंदर एक उग्र उत्साह भड़क उठा और हर कोई उत्साहित हो गया। उन्होंने कभी किसी महिला को बार में किसी पुरुष पर हमला करने की हिम्मत करते नहीं देखा था, खासकर तब जब वे पुरुष जियागुआई शहर के स्थानीय गुंडे हों। इस प्रकार दर्शकों का उत्साह तुरंत ही माहौल से प्रज्वलित हो गया। झांग यानतोग ने एक आदमी को लात मारकर दूर कर दिया, उसके बाद उसने दूसरे पर टॉर्नेडो किक का प्रयोग किया, जिससे वह भी उड़ गया। कर्कश रॉक संगीत के साथ झांग यानतोग भीड़ के बीच छाया की तरह आगे बढ़े। 5वें व्यक्ति के जमीन पर गिरने के बाद झांग यानतोग अंततः और अधिक नहीं टिक सका और पास के सोफे पर गिर गया। पीले बालों वाले लड़के ने दांत पीसते हुए कहा, अरे ये औरत, भाइयों चलो सब एक साथ चलते हैं। जैसे ही भीड़ आगे बढ़ी, झांग यानतोग पहले ही सो चुका था। हुआंग माओ ने कठोरता से चिल्लाते हुए कहा, उसे ले जाओ, मैं आज उसे खत्म कर दूंगा। तभी कई लोग तुरंत आगे बढ़े, झांग यानतोग को उठाया और बाहर चले गए। जब अर्जुन रायजादा ने झांग यानतोग के साथ फोन रख दिया तो उसे लगा कि वह शायद बहुत कठोर हो गया था और वह जल्दी से नीचे चला गया। भागते समय उसने फोन किन को पुकारा, लेकिन फोन किन ने उसे बताया कि झांग यानतोग पुलिस स्टेशन में नहीं है, जिससे वह निराश हो गया। अर्जुन रायजादा के दिल में तुरंत एक बुरा पूर्वाभास उमड़ पड़ा, क्योंकि जब उसने फोन रखा तो उसने स्पष्ट रूप से झांग यानतोग को सूंघते हुए सुना, जो स्पष्ट संकेत था कि वह रो रही थी। अरे क्या ये लड़की मेरी कही बात की वजह से खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रही है? अर्जुन रायजादा ने अपने दांत काटे। नीचे की ओर भागने के बाद वह जल्दी से तियानिया समूह से बाहर चला गया, लेकिन जैसे ही वह तियानिया समूह से बाहर निकला, उसे एहसास हुआ कि वह नहीं जानता था कि उसे कहां से ढूंढना शुरू करना है। उन्होंने तुरंत फैंग जिक्सियाओ को फोन किया और लोगों से खोज करने को कहा। भाई अर्जुन, आप किसे ढूंढ रहे हैं? फैंग जिक्सियाओ चौंका। झांग यानतोग को ढूंढें, अर्जुन रायजादा चिल्लाया। उसे ढूंढो। हे भगवान, अगर वह हमें नहीं ढूंढ रही है तो ये तो पहले से ही एक आशीर्वाद है, हम खुद को क्यों परेशान करेंगे? फैंग जिक्सियाओ ने अविश्वास से कहा। झांग यानतोग आखिरकार एक पुलिस अधिकारी थे, वे उसके पास क्यों जाएंगे? वे अंडरवर्ल्ड से थे, जुआ घर चलाते थे, पुलिस से उनकी जितनी कम मुलाकात होती उतना ही अच्छा था। यहां तक कि पुलिस से मुठभेड़ होने पर भी वे रास्ता बदल लेते थे। बकवास बंद करो, बस उसे ढूंढो, अर्जुन रायजादा ने चिढ़कर कहा। आज झांग यानतोग सही मानसिक स्थिति में नहीं है।
बेहतर होगा कि आप बार और मनोरंजन स्थलों से शुरुआत करें। ठीक है, ठीक है। सहमत होते हुए फैंग जिक्सियाओ ने मामले को गंभीरता से लिया और अपने अधीनस्थों को इकट्ठा करने के लिए फोन रख दिया। स्वर्गीय उलटफेर गिरोह अब फल फूल रहा था। पिछली बार जब यान बो ने मुखबिरी की थी, तब से न केवल ये उनके उत्साह को कम करने में विफल रहा था, बल्कि जियागुआई शहर में भी एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ चुका था। फैंग जिक्सियाओ ने तुरंत अपने अधीनस्थों को संदेश भेज दिया। कई लोगों को ये बात मनोरंजक लगी, क्योंकि आमतौर पर पुलिस ही दूसरों को खोजती थी, लेकिन अब वे ही पुलिस को खोज रहे थे। ये संदेश फैल गया और जियागुआई शहर में हलचल मच गई। फैंग जिक्सियाओ ने अपने दर्जनों अधीनस्थों का नेतृत्व करते हुए हर जगह समर्थन जुटाने की कोशिश की और कई छोटे गिरोह मदद करने को तैयार थे, क्योंकि फैंग जिक्सियाओ अब फैंग या जिजियाओ के रूप में जाना जाने लगा था। जियांगुआई शहर में छोटे भाई उसे सम्मानपूर्वक जिजियाओ कहते थे। जल्द ही ये खबर फैंग जिक्सियाओ के कानों तक पहुंची और उन्होंने तुरंत इसे अर्जुन रायजादा को बता दिया। भाई अर्जुन, झांग यांटोक दोपहर 3 बजे के आसपास कोस्टल रोड पर एक बार में गया था। फैंग जिक्सियाओ ने जल्दी से अर्जुन रायजादा को स्थिति के बारे में जानकारी दी। तो आप कह रहे हैं कि झांग यानतोग को हुआंग माओ नाम का एक छोटा सा गुंडा उठा ले गया? अर्जुन रायजादा हैरान रह गया। ये सही है। हुआंग माओ उत्तरी सिटी जिले का एक छोटा सा गुंडा है जिसके कुछ अधीनस्थ हैं। अपने परिवार के पैसों पर निर्भर करते हुए उसने एक छोटा सा गिरोह बनाया है। लेकिन उस लड़के के पास कोई संभावना नहीं है। वह लड़कियों के पीछे भागने के अलावा कुछ नहीं जानता और किसी भी चीज के बारे में गंभीर नहीं है। फैंग जिक्सियाओ ने हंसते हुए पूछा, भाई अर्जुन, क्या मुझे मदद की जरूरत है? कुछ लोगों को लेकर कोस्टल रोड पर मुझसे मिलो, मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। अर्जुन रायजादा ने निर्देश दिया। बिल्कुल अभी। फैंग जिक्सियाओ ने सिर हिलाया। अर्जुन रायजादा ने तुरंत कोस्टल रोड के लिए एक टैक्सी बुलाई और एक चौराहे पर फैंग जिक्सियाओ से मुलाकात की। भाई अर्जुन, फैंग जिक्सियाओ अपने होठों से सिगरेट लटकाए हंसते हुए उसके पास आया। उसके पीछे कई अन्य छोटे भाई थे। उनमें से जियो परिचित था, लेकिन अन्य अजनबी थे। उत्सुकतावश अर्जुन रायजादा ने पूछा, दाहेई और जियांग वेई कहाँ हैं? ओह, वे दक्षिणी शहर में हैं। दाहेई पैशन बार में है और जियांग वेई रोलिंग स्टोन बार में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। हाल ही में एंटी अर्जुन गैंग के सदस्य बहुत घमंडी हो गए हैं, हमेशा दक्षिणी जिले में हमारे क्षेत्रों को जब्त करने की कोशिश करते रहते हैं। फैंग जिक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, उनकी संख्या से मूर्ख मत बनो, हमारे लोग ज्यादा खूंखार हैं। हे, आजकल अच्छा चल रहा है। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया। ये सब आपकी बदौलत है भाई अर्जुन। फैंग जिक्सियाओ ने जल्दी से एक सिगरेट दी और कहा, भाई अर्जुन, अधिकारी झांग को वास्तव में पीले बालों वाले लड़के ने अपहरण नहीं किया है ना? क्यों न जाकर देख लिया जाए? अर्जुन रायजादा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। फैंग जिक्सियाओ ने जल्दी से सिर हिलाया और अर्जुन रायजादा को तटीय सड़क पर एक झोपड़ी में ले गया। शहरी ग्रामीण क्षेत्र के निकट स्थित यह क्षेत्र विशेष रूप से अराजक था, जहां विभिन्न गुट एक साथ रहते थे तथा यह अनिश्चितता और खतरे का केंद्र था। फैंग जिक्सियाओ के मार्गदर्शन में समूह एक नीची इमारत में प्रवेश कर गया। कई चक्कर लगाने के बाद वे अंततः एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी के सामने पहुंचे। दस्तक, दस्तक, दस्तक। फैंग जिक्सियाओ आगे बढ़ा और दरवाजा खटखटाया। कमर तक नंगे कई टैटू वाले पुरुष ये देखने के लिए झोपड़ी से बाहर आए कि क्या हो रहा है। अरे जियाओ, स्थानीय लोगों की जांच करने के लिए आप इस झुग्गी बस्ती में क्यों आए हैं? एक गंजे आदमी ने उत्सुकता से फैंग जियाओ से पूछा। मैं येलो हेयर की तलाश कर रहा हूं, क्या आपने उसे देखा है? फैंग जिक्सियाओ ने विनम्रता से कहा और प्रत्येक को एक सिगरेट दी। पुरुषों ने उपहास किया, येलो हेयर ने आज किसी लड़की को पकड़ लिया है, शायद अभी उसके साथ घुल मिल रहा है, इसलिए यदि आप दरवाजा तोड़ भी दें तो भी कोई मदद नहीं मिलेगी। बूम। अर्जुन रायजादा आगे बढ़ा और लोहे से लिपटे दरवाजे पर जोर से लात मारी। एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा गिर गया। हर कोई आश्चर्य से अर्जुन रायजादा को देखने लगा और फैंग जिक्सियाओ मुस्कुराया, यह मेरा बड़ा भाई है अर्जुन रायजादा। आपसे मिलकर अच्छा लगा भाई अर्जुन। आसपास के लोगों ने अर्जुन रायजादा की प्रशंसा की, यह महसूस करते हुए कि वह वही था जिसने झांग दादन को हराया था, श्री अर्जुन को भगाया था, क्राउन प्रिंस और यान बुआ को बेरहमी से पीटा। उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं, लेकिन अर्जुन रायजादा उनकी प्रशंसा में डूबने के मूड में नहीं था। वह आगे बढ़ा और अंदर चला गया। कई छोटे भाई गालियां देते हुए बाहर निकल आए। अरे, कौन खटखटाते हुए दरवाजा गिराता है? तुम्हें इस तरह दस्तक देना किसने सिखाया? इससे पहले कि छोटे भाई ये देख पाते कि कौन आया है, अर्जुन रायजादा ने एक को मुक्का मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गया। फैंग जिक्सियाओ और अन्य लोग, जिनके मुंह में सिगरेट थी, झपटे और छोटे भाई तुरंत ही गिर पड़े। अर्जुन रायजादा गंभीर चेहरे के साथ अंदर चला गया। वह सीधे एक कमरे में चला गया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि झांग यानतों को भारी रस्सियों से बांधा गया है। उसके मुंह पर टेप लगा हुआ है, जो एक्स के आकार में फैला हुआ है। झांग यानतों खुद भी बेहोश लग रही थी। कानों में बालियां पहने और हाथ में चाबुक लिए एक पीले बालों वाला बच्चा विभिन्न प्रकार के उपकरणों से भरे कमरे में खड़ा था, जो स्पष्ट रूप से इन मामलों में निपुण था।
जैसे ही दरवाजा खोला गया, येलो हेयर चिल्लाया, कौन इस तरह से दरवाजा पीटता है, यहाँ तक कि उसे गिरा भी देता है। मैं, बिल्कुल, अर्जुन रायजादा ने शांति से कहा। येलो हेयर को कुछ गड़बड़ का आभास हुआ, वह तेजी से मुड़ा और अर्जुन रायजादा को घूरते हुए हौंफने लगा। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? अर्जुन रायजादा ने फैंग जिक्सियाओ की ओर रुख किया, जो सिगरेट को होठों में दबाए, हाथों को कमर पर बांधे, जैकेट खोलकर नीचे सफेद शर्ट पहने, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। ये वही आदमी है जिससे हर कोई डरता है, भाई अर्जुन, जिसके सामने आप घुटने टेकते हैं। छी! ये सुनकर पीले बालों वाले बच्चे ने अपना कोड़ा अर्जुन रायजादा की ओर जोर से घुमाया। अर्जुन रायजादा ने अपना सिर चकमा दिया, अपना हाथ उठाया और तुरंत चाबुक पकड़ लिया और ठंडी हंसी के साथ बोला, बच्चे, तुमने उससे पंगा ले लिया जिसके साथ तुम्हें पंगा नहीं लेना चाहिए था। अरे, तुम मौत की तलाश में हो। पीले बालों वाले लड़के ने अर्जुन रायजादा पर जोर से अपनी मुट्ठी मारी। ठंडी हंसी के साथ अर्जुन रायजादा ने चाबुक पकड़कर बच्चे की मुट्ठी में लपेट दिया। जब येलो हेयर ने अपना बायां मुक्का मारा तो अर्जुन रायजादा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे भी पकड़ लिया और उसे बांध दिया। अपनी जगह पर जड़वत पीले बालों वाला बच्चा गुस्से से चिल्लाया, अरे, मुझे जाने दो वरना तुम्हारे पास दफनाने के लिए कोई शव नहीं होगा। हम्फ! अर्जुन रायजादा ने ठंडे स्वर में उपहास किया और फैंग जिक्सियाओ की ओर मुड़ा। इस बच्चे का मुंह बहुत गंदा है, इसके दांत साफ करने का समय आ गया है। तुरंत फैंग जिक्सियाओ, सिगरेट अभी भी मुंह में थी, उसने येलो हेयर को पकड़ लिया, लेकिन उसने इतनी जोर से संघर्ष किया कि फैंग जिक्सियाओ उसे पकड़ नहीं सका। कोसते हुए फैंग जिक्सियाओ चिल्लाया, अरे जियो एर, तुम सब किस लिए खड़े हो, मेरी मदद करो। जियाओ एर और अन्य लोग तुरंत आगे आए। एक ने येलो हेयर का पैर पकड़ लिया और उसे बाथरूम में खींच लिया। शौचालय में पेशाब अभी भी ताजा था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने पेशाब करने के बाद फ्लश नहीं किया था। फैंग जिक्सियाओ मुस्कुराया, ये देखो, अपनी सफाई के लिए ताजा टूथपेस्ट। लड़कों, उसे उठाओ। हाँ, जियो एर और अन्य लोग तुरंत हंस पड़े। 199 अध्याय 191 अध्याय 188 प्रस्तुत करे या नहीं। कुछ लोगों ने हाथ उठाया और तुरंत उस आदमी का सिर शौचालय में ठूंस दिया, फिर फ्लश बटन दबा दिया। फुसफुसाहट। फ्लशिंग की आवाज सुनकर हुआंग माओ तुरंत दबी हुई आवाज में चीखने लगे। हाँ, ये बहुत ताजा है। जियो एर ने दिल खोलकर हंसते हुए बटन को जोर से दबाया, जिससे हुआंग माओ लगातार चीखने लगा। फैंग जिक्सियाओ ने उसके बाल पकड़े, उसे शौचालय से बाहर खींचा और कठोरता से पूछा, बच्चे, क्या तुम समर्पण करते हो? मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। हुआंग माओ ने जल्दी से सिर हिलाया। क्या उसके पास कोई विकल्प था? समर्पण न करना मृत्यु को प्राप्त करने के समान था। एक बुद्धिमान व्यक्ति तब नहीं लड़ता जब परिस्थितियां उसके विरुद्ध हो, वह बाद में हिसाब बराबर कर लेगा। अपने आप को होशियार समझो, फैंग जिक्सियाओ ने गुस्से से कहा, फिर हुआंग माओ को बाहर खींच लिया। अर्जुन रायजादा ने झांग यानतों को हेडबोर्ड से खोल दिया। यह अच्छी बात थी कि वह जल्दी आ गया था, अन्यथा हुआंग माओ द्वारा इस लड़की के साथ कई तरह से दुर्व्यवहार किया जा सकता था। झांग यानतों के चरित्र को देखते हुए यदि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया तो वह कभी भी जीवन जारी नहीं रख पाएगी। उसका स्वभाव असाधारण रूप से जिद्दी और कभी कभी बहुत अधिक ईमानदार हो सकता है। झांग यानतों को उठाकर वह बाहर निकला, जहां एक वैन पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। क्षेत्र के एक छोटे गिरोह का वाहन, जो स्वेच्छा से अर्जुन रायजादा और उसके समूह को ले जाकर स्वर्गीय उत्क्रमण गिरोह को खुश करने की पेशकश कर रहा था। सवारी की पेशकश के साथ अर्जुन रायजादा स्वाभाविक रूप से सहमत हो गया और झांग यानतों को वैन में ले गया और फैंग जिक्सियाओ और अन्य लोग भी जल्दी से वैन में घुस गए। वैन जोर से चलने लगी, उसका शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था, अंततः वह गति में आ गई। भाई अर्जुन, मुझे वैन के लिए खेद है, ये थोड़ी पुरानी है। हे ड्राइवर ने क्षमा मांगते हुए कहा। कोई बात नहीं, मुझे आज तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, अर्जुन रायजादा ने उपेक्षापूर्ण भाव से कहा। अरे भाई, मैं भाई अर्जुन जैसे लोगों की सबसे अधिक प्रशंसा करता हूँ, जो सत्ता के प्रति निडर हैं, गुंडों से विचलित नहीं होते, श्रीमान को मुक्का मारते हैं। क्राउन प्रिंस यान बुआ को लात मारो, आप पहले से ही जियांगहुआई शहर में एक किंवदंती हैं। ड्राइवर ने शायद थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कहा हो, लेकिन अर्जुन रायजादा की प्रतिष्ठा वास्तव में पूरे जियांगहुआई शहर में फैल चुकी थी। अंडरवर्ल्ड में अर्जुन रायजादा एक ऐसा नाम था जिसे हर कोई जानता था। वैन जल्द ही हेवनली रिवर्सल गैंग के क्षेत्र में पहुंच गई, जो कि यूनिवर्सिटी सिटी था। हालांकि अर्जुन रायजादा ने ड्राइवर को शिनहाई अपार्टमेंट तक जाने को कहा और वहीं उतर गया। शिनहाई अपार्टमेंट की सुरक्षाकर्मी क्षमता से अधिक भरे वाहन को रोकने ही वाले थे, लेकिन वैन तुरंत रुक गई, उसका दरवाजा खुल गया और अर्जुन रायजादा एक नाजुक चेहरे वाली लड़की को गोद में लेकर बाहर निकला, जिससे सुरक्षाकर्मी रुक गए। अर्जुन रायजादा की आकृति को परिसर में प्रवेश करते देख वैन धीरे धीरे चली गई। गेट सुरक्षा गार्ड ने हार मानते हुए अपना सिर हिलाया। मैं हमेशा अमीर और सुंदर होने के बजाय छोटा, गरीब और अनाकर्षक क्यों होता हूँ? ऐसा कैसे हुआ कि अर्जुन रायजादा मेरे जैसा होने के बावजूद सुंदर और धनी महिला को प्राप्त कर लेता है? हे भगवान, कितना अन्याय है। घर लौटने के बाद अर्जुन रायजादा ने झांग यानतों को बिस्तर पर लिटा दिया।
हमें पता ही नहीं चला कि शाम हो चुकी थी और नवंबर के इस समय तक अंधेरा भी हो चुका था। अर्जुन रायजादा ने हेडबोर्ड के पास झांग यानतोग को देखा और असहाय होकर आह भरी, इसका क्या मतलब था? क्या आप सचमुच अकेले ही समाज को बदल सकते हैं? झांग यानतोग अभी भी बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। उसके गाल लाल हो गए थे, उसका चेहरा दो पके बड़े से बोझ जैसा लग रहा था। उसकी पतली पलकें, सुंदर नाक, चेरी की तरह लाल और रसीले होंठ। अर्जुन रायजादा खुद को झुकने और उसके गुलाबी होठों को चूमने से नहीं रोक सका। किसी कारण से इस महिला ने अर्जुन रायजादा को दिल का दर्द महसूस कराया। कुछ देर झांग यानतोग के पास बैठने के बाद अर्जुन रायजादा उठे, रेफ्रिजरेटर से बियर का एक कैन और मूंगफली का एक हिस्सा निकाला और टेलीविजन चालू कर दिया। टीवी पर यान बुआ के बारे में खबरें छाई रहीं, लेकिन सभी खबरें सकारात्मक थीं। लियू जियांकियू ने पहले ही आदेश दे दिया था। यान बुआ पर पिछले समय में जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, उसे मिटाने के लिए उसके बारे में यथासंभव अधिक से अधिक सकारात्मक कहानियों को बढ़ावा देना आवश्यक था। इसलिए यान बुआ द्वारा दान की गई राशि, उनके द्वारा वित्तपोषित संशोधित हो प्राइमरी स्कूल तथा अन्य अच्छे कार्यों की श्रृंखला, सभी का पता लगाया जा रहा है। जियागुआई शहर के लोगों को यह एहसास हुआ कि पुलिस ने यान बुआ को गलत समझा होगा। ऐसा दानवीर ऐसा अक्षम्य अपराध कैसे कर सकता है? टीवी कैमरा यान बुआ पर आ गया, जो मीडिया के सामने खड़ा था, सिर झुकाए हुए आंसू बहा रहा था। मुझे खेद है, मैंने सभी को निराश किया है। अपने अधीनस्थों के कार्यों के लिए बॉस होने के नाते मैं बड़ी जिम्मेदारी लेता हूं। इसलिए मुझे आशा है कि सभी लोग मुझे क्षमा कर देंगे। मैं जानता हूं कि चाहे मैं कितने भी अच्छे काम करूं, मैं इस अपराध को नहीं मिटा सकता, लेकिन मैं अच्छा काम करना जारी रखूंगा। बुद्ध ने कहा था, अच्छे कर्मों का कोई हिसाब नहीं है। मैं जीवन में संचित अच्छे कर्मों में विश्वास करता हूं। मैंने निर्णय लिया है कि अगले सप्ताह मैं दान देने के लिए व्यक्तिगत रूप से जियांगुआई शहर के फुक्सिंग अनाथालय जाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि मीडिया इस पर ध्यान देगा। अर्जुन रायजादा दांत पीसते हुए टीवी स्क्रीन पर गौर से देख रहा था। इस आदमी की दानशीलता के पीछे अनगिनत अक्षम्य कार्य छिपे हुए थे। उसे 100 बार मारना भी ज्यादा नहीं होगा। और फिर भी वह अब मर नहीं सकता था, क्योंकि जब तक लियू जियांकियू दृढ़ रहेगा, यान बुआ जीवित रहेगा। इसलिए यान बुए को मारने के लिए सबसे पहले लियू जियांकियू को उखाड़ फेंकना होगा। यान बुआ का आंसू बहाने वाला भाषण देखकर अर्जुन रायजादा इसे और सहन नहीं कर सका। इस बच्चे की अभिनय क्षमता प्रभावशाली थी। यदि वह हॉलीवुड जाता तो उसे सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता का अकादमी पुरस्कार मिल सकता था। अर्जुन रायजादा ने निर्णायक रूप से चैनल बदल दिया। शाम को लगभग 8 बजे झांग यानतोग अंततः अपनी मूर्छा से जागी। जागने पर जब उसने छत देखी तो वह चौंक कर बोली, आह। जागने के पहले ही क्षण में उसे याद आया कि उसने दोपहर में क्या किया था। इसलिए उसने जल्दी से अपने पूरे शरीर की जांच की, यहां तक कि अपने अंडरवियर की भी, ताकि किसी भी संदिग्ध तरल पदार्थ की जांच की जा सके। शुक्र है कि वहां कुछ भी असामान्य नहीं था और उसने तुरंत चारों ओर देखा तो उसे वातावरण अजीब तरह से परिचित लगा। झांग यानतोग की नजर तुरंत दरवाजे पर खड़े अर्जुन रायजादा पर पड़ी और उसने आश्चर्य से कहा, तुम क्यों हो? मैं क्यों नहीं? अर्जुन रायजादा ने उसे चिढ़कर देखा और कहा, अगर मैंने समय रहते तुम्हें हुआंग माओ से नहीं बचाया होता तो अब तक तुम अपनी इज्जत गंवा चुकी होती। हम आपके द्वारा बचाए जाने की किसे परवाह है? क्या मैं अपनी मासूमियत खो रहा हूं? काश। झांग यानतोग ने ठंडी सांस ली। ठीक है। अर्जुन रायजादा ने निर्णायक रूप से अपना कोट उतार दिया और अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए झांग यानतोग की ओर चल पड़ा। झांग यानतोग ने आश्चर्य से कहा, आप क्या कर रहे हैं? तुम ही तो हो जो अपनी मासूमियत खोना चाहते थे, है ना? तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। अर्जुन रायजादा ने एक दुष्ट मुस्कान प्रकट की। कमीने, मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। झांग यानतोग ने तुरंत अपनी बाहों को अपनी छाती पर रखा और अर्जुन रायजादा को घूरा। चलो उठो और कुछ खा लो। अर्जुन रायजादा ने कंधे उचकाए और जाने के लिए मुड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए एक कटोरा नूडल्स बनाता हूँ। अर्जुन रायजादा की पीछे हटती हुई आकृति को देखकर झांग यानतोग को अचानक भावनाओं की लहर महसूस हुई। वह हल्के से गुनगुनाई, फिर बिस्तर से उठी। तभी उसे सिर में धड़कन महसूस हुई। ये स्पष्ट संकेत था कि बहुत अधिक शराब पीना वास्तव में हानिकारक था, क्योंकि अब उसे हल्का सिरदर्द हो रहा था। ठंडे पानी से चेहरा धोने के बाद उसने पाया कि उसका सिरदर्द काफी कम हो गया था। जब झांग यानतोग बाथरूम से बाहर आई तो अर्जुन रायजादा पहले से ही नूडल्स का एक कटोरा लेकर आ रही थी, जिसके ऊपर 2 उबले अंडे और हरी सब्जियों के कुछ टुकड़े थे, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, रात भर यान बुआ से पूछताछ की थी और सुबह से शाम तक उसने पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। आगे बढ़ो और खाओ। अर्जुन रायजादा ने कटोरा उसके सामने रख दिया। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था। झांग यानतोग ने झुंझलाते हुए कहा, अगर मैं इसे नहीं खाऊंगा तो ये बर्बाद हो जाएगा और मैं देश का खाना यूं ही बर्बाद नहीं होने दे सकता, है ना? ऐसा कहते हुए झांग यानतोग ने जल्दी से चॉपस्टिक पकड़ ली और नूडल्स को बड़े चाव से निगलना शुरू कर दिया। तभी अर्जुन रायजादा को एहसास हुआ कि एक महिला कितनी बेरहमी से खा सकती है।
जहां ज्ञानतोग ने अर्जुन रायजादा के आश्चर्यचकित चेहरे को देखा, वह शर्मा गया और भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्या क्या तुमने पहले कभी किसी को खाते नहीं देखा? मैंने खाया है, लेकिन मैंने कभी किसी मेमने को भूखे भेड़िए की क्रूरता से खाते नहीं देखा। अर्जुन रायजादा ने मुंह में लार निगल ली, और जब उसने झांग ज्ञानतोग को इतनी उत्सुकता से खाते देखा तो उसका पेट भी भूख से बड़बड़ाने लगा। इसमें कोई मदद नहीं थी, घर पर नूडल्स केवल एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त थे और बस कुछ बियर और मूंगफली की एक छोटी सी डिश खाकर वह काफी संतुष्ट महसूस कर रहा था। झांग ज्ञानतोग ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुमने खाना नहीं खाया? मैंने नहीं किया है। अर्जुन रायजादा ने अपना सिर हिलाया, फिर जल्दी से सिर हिलाया और कहा, ओह रुको, ये सही नहीं है, मैंने किया है। तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। झांग ज्ञानतोग ने मुंह बनाया, वह काफी प्यारा लग रहा था। अर्जुन रायजादा अजीब तरह से हंसा और फिर अपना सिर खुजलाया। झांग ज्ञानतोग ने उसे चॉपस्टिक दी और कहा, तुम खाओ, मैं पहले ही भर चुका हूं। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तुम पूरा दिन और पूरी रात बिना खाए रह गए हो, तुम्हें और खाने की जरूरत है। अर्जुन रायजादा ने तुरंत अपना सिर हिलाया। झांग ज्ञानतोग ने पलकें झपकाई और शर्माते हुए सुझाव दिया, क्यों ना, हम साथ में खाना खाएं। जरूर। अर्जुन रायजादा ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। जैसे ही अर्जुन रायजादा चॉपस्टिक की एक और जोड़ी लाने वाला था, झांग ज्ञानतोग ने जल्दी से उसे पुकारा, बस इस जोड़ी का उपयोग करें, इससे परेशानी कम होगी। हम एक ही जोड़ी साझा करें। अर्जुन रायजादा हैरान रह गया। अगर आप नहीं चाहते तो भूल जाए, जाओ अपना ले आओ। झांग ज्ञानतोग का चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से अपना सिर झुका लिया और नूडल्स खाना जारी रखा। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और अच्छे आचरण के साथ झांग ज्ञानतोग के पास बैठ गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने एक उबला अंडा उठाया और कहा, मुझे तुम्हें खिलाने दो। ठीक है। अर्जुन रायजादा ने तुरंत सहमति जताते हुए अपना मुंह खोला और उबले अंडे का आधा हिस्सा काट लिया। झांग ज्ञानतोग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम्हारा मुंह दरियाई घोड़े जैसा है? यह इतना बड़ा है? हाँ, अर्जुन रायजादा खिलखिलाकर हंसा। जब से मुझे याद है, मैंने हमेशा जल्दी जल्दी खाना खाया है। तुम्हें अब और खाने की अनुमति नहीं है। मुझे 2 निवाले खाने हैं, फिर तुम एक खा सकते हो। नहीं, मैं तुम्हारे एक निवाले के बदले 3 निवाले लूंगा। झांग ज्ञानतोग ने तुरंत अर्जुन रायजादा के साथ बातचीत शुरू कर दी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अर्जुन रायजादा का मुंह बहुत बड़ा था, एक बार में आधा उबला अंडा निगलने में सक्षम। जब झांग ज्ञानतोग ने एक निवाला खाया तो अंडा अपरिवर्तित दिखाई दिया। ठीक है, जैसे भी आप कहें, हम ऐसा ही करेंगे। अर्जुन रायजादा ने तुरंत सिर हिला दिया। दोनों ने खुशी खुशी खाना खाया और अचानक झांग ज्ञानतोग को एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन में कभी इतनी खुशी से खाना नहीं खाया था या इतना धन्य महसूस नहीं किया था जितना आज किया। वह विशेष रूप से चाहती थी कि वह नूडल्स का ये कटोरा हमेशा खाती रहे, बिना किसी अंत के। अर्जुन रायजादा ने भी बड़े चाव से खाया। स्पष्टतः वह एक खूबसूरत महिला की संगति का आनंद ले रहा था और वह भी उसे खाना खिला रही थी। हालांकि एक कटोरा नूडल्स ज्यादा नहीं था और कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। 200 अध्याय 192 अध्याय 189 संशोधित कार। जब उसके नूडल्स के कटोरे में केवल कुछ शोरबा बचा था तो अर्जुन रायजादा का फोन बज उठा। पहले तो उसने सोचा कि यह फैंग जी जियाओ है, लेकिन जैसे ही उसने उत्तर दिया उसे पता चला कि यह यंग मास्टर वेई था। अर्जुन रायजादा, आपकी कार को संशोधित कर दिया गया है और वह आपके लेने के लिए तैयार है। अब आ जाओ। फोन पर यंग मास्टर वेई की थोड़ी उत्साहित आवाज आए। ऐसा लग रहा था कि यंग मास्टर वेई उस कार से काफी संतुष्ट थे जिसे उन्होंने संशोधित किया था। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या आपके पास कुछ है? झांग ज्ञानतोग ने कुछ अनिच्छा से पूछा। आखिरकार दोनों अभी अभी मिले थे और फिर से अलग होने वाले थे। हाँ, मेरी कार खराब हो गई थी, इसलिए मैंने किसी से उसे ठीक करवाया। अर्जुन रायजादा हंसा और बोला, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। क्या आप आना चाहते हैं? क्या मैं सचमुच जा सकता हूँ? झांग ज्ञानतोग अचंभित रह गया। बेशक, आप कर सकते हैं। अर्जुन रायजादा ने हंसते हुए कहा, मैंने भी कुछ छोटे मोटे बदलाव किए हैं। ऐसा हुआ कि हम आज रात इसका परीक्षण कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, मैं भी आ रहा हूँ। झांग ज्ञानतोग उस बच्चे की तरह उत्साहित था जिसे अभी अभी नया खिलौना मिला हो। उसकी मनमोहक अभिव्यक्ति ने अर्जुन रायजादा को उसके गाल पर चुटकी काटने से रोक नहीं पाया और झांग ज्ञानतोग भी शर्मा गई। पहले वह अर्जुन रायजादा का सामना गंभीर भाव से कर सकती थी, लेकिन अब अर्जुन रायजादा को देखकर वह अपने दिल की धड़कन बढ़ने से खुद को रोक नहीं पाती थी। नीचे उतरने के बाद उन्होंने तुरंत एक टैक्सी ली और जियांगमिन पर्वत की ओर चल पड़े। पहाड़ के मंच पर यंग मास्टर वेई और छोटे भाइयों के एक समूह ने पहले ही अर्जुन रायजादा की कार को बाहर खींच लिया था। पहाड़ के मंच पर अर्जुन रायजादा की छोटी ऑटो को बीच में रखा गया था, जिसे लाल रेशमी कपड़े से ढका गया था। रेसर्स हमेशा अनावरण समारोह आयोजित करना पसंद करते हैं। ये रेस कार और रेसिंग परियोजना के प्रति सम्मान का प्रतीक था। टैक्सी प्लेटफॉर्म पर आ गई और दोनों उतर गए।
युवा मास्टर वेई और अन्य लोग तुरंत उनका स्वागत करने आए। युवा मास्टर वेई, इस बार मैं आपका ऋणी हूँ, अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला, रेड डबल हैप्पीनेस का एक डिब्बा निकाला और एक थमा दिया। युवा मास्टर वेई आश्चर्यचकित हो गए, फिर हंसते हुए बोले, मेरा धुआं लो। उन्होंने अर्जुन रायजादा को एक सिगार दिया और बिना किसी शर्मिंदगी के अर्जुन रायजादा ने उसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया। झांग ज्ञानतोग आए और अर्जुन रायजादा से हाथ मिलाया। इससे युवा मास्टर वेई आश्चर्यचकित हो गए, जिन्होंने उत्सुकता से झांग ज्ञानतोग को देखा और हंसते हुए कहा, अर्जुन रायजादा, क्या तुम हमारा परिचय नहीं कराओगे? ओह, मैं जियांगहुआई सिटी पुलिस विभाग की आपराधिक पुलिस टीम से कैप्टन झांग ज्ञानतोग हूँ। अर्जुन रायजादा हंसा। भीड़ में हलचल मच गई और कई लोग स्पष्ट रूप से कुछ कदम पीछे हट गए। अर्जुन रायजादा और झांग ज्ञानतोग दोनों को तुरंत समझ आ गया कि इन लोगों पर कोई मामला लटक रहा होगा, अन्यथा वे क्यों भयभीत होंगे। युवा मास्टर वे आश्चर्यचकित हुए, लेकिन फिर दिल खोलकर हंसे। मैं सोच रहा था कि वह इतनी परिचित क्यों लग रही थी। पता चला कि वह कैप्टन झांग है। क्या सम्मान है, क्या सम्मान है। जब मैं वर्दी में नहीं होती तो मैं पुलिस अधिकारी नहीं होती, झांग ज्ञानतोग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी चमकदार सुंदरता चांद को भी फीका कर सकती थी। यंग मास्टर वे के समूह के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। यद्यपि झांग ज्ञानतोग की उपस्थिति ली रुओ के साथ तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन उसके पास एक आभा थी जो ली रुओ में नहीं थी, अर्थात स्वाभाविक रूप से प्रतिष्ठित और जन्मजात पुलिस स्वभाव। अर्जुन रायजादा को अंगूठा दिखाते हुए युवा मास्टर वे ने मन ही मन सोचा, भाई, मैं सचमुच प्रभावित हूँ। हाँ, यंग मास्टर वे, चलो टेस्ट ड्राइव पर चलते हैं, अर्जुन रायजादा ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। चलो चले, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही कारों का जिक्र हुआ, यंग मास्टर वेई और भी ज्यादा उत्साहित हो गए। वह भीड़ के बीच से मैदान के मध्य की ओर चला गया। रात में जियांगमिंग पर्वत पर हवा असाधारण रूप से ताजा थी। मंच के केंद्र में एक विशाल जेनॉन प्रकाश बर्फीली सफेद चमक रहा था। युवा मास्टर वेई ऑटो के पास गए, जो लाल रेशमी कपड़े से ढका हुआ था, और कार के सामने एक लाल रेशमी गेंद बंधी हुई थी। ये है, अर्जुन रायजादा हैरान था। हे, यह आपकी कार है। युवा मास्टर वेई मुस्कुराए और बोले, मैंने इसे बनवाने में कई दिन लगाए हैं। कवर उठाओ और देखो कि क्या आप संतुष्ट हैं। अर्जुन रायजादा पास आया, झांग ज्ञानतोग की ओर देखा और कहा, इसमें मेरी मदद करो। जरूर। झांग ज्ञानतोग अंदर से खुश था, जल्दी से वहां पहुंचा और दोनों ने एक एक कोना पकड़ा, फिर जोर से खींचा। लाल रेशमी कपड़ा लाल लहर की तरह लहरा रहा था। काले और सफेद ऑटो तुरंत अर्जुन रायजादा के सामने प्रकट हुए, जो यंग मास्टर वेई के संशोधनों से पूरी तरह से बदल गए थे। यद्यपि इसका स्वरूप पहले जैसा ही था, लेकिन यह ऑटो अब अपने पिछले स्वरूप से बिल्कुल अलग थी। इसमें नए पहिए, मिशेलिन रेसिंग टायर और यहां तक कि खिड़कियां, कांच और ट्रंक भी बदल दिए गए थे। उसके सामने खड़ी कार ऐसी लग रही थी जैसे उसे ऑटो से अपग्रेड करके ऑडी बना दिया गया हो। छत और इंजन हुड पर ठंडा काला रंग फैला हुआ था, जबकि कार का पूरा भाग सफेद था। ये संयोजन बहुत अच्छा था। इसके पार्श्व भाग पर प्रारंभिक अक्षर डी प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किए गए थे। अर्जुन रायजादा को यह दृश्य रोमांचकारी लगा और उत्सुक युवा मास्टर वेई ने कहा, अंदर जाओ और इसे देखो। अर्जुन रायजादा ने तुरंत सिर हिलाया और ड्राइवर के केबिन में कदम रखा। ड्राइवर के केबिन के अंदर डैशबोर्ड अपरिवर्तित था, लेकिन गियर शिफ्ट को बदल दिया गया था। आंतरिक सजावट वही रही और कुंजी इग्निशन अब एक पुश बटन स्टार्ट था, जो बहुत अधिक सुविधाजनक था। पेडल वही थे, केवल स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह से बदल गया था, जिसमें कई नए बटन थे। हे, कार का पुनर्जन्म हो गया है, यंग मास्टर वेई ने करीब आते हुए कहा, और फिर कहा, मैं आपको सच बताऊं, इस कार का प्रदर्शन फरारी 599 से बहुत अलग नहीं है। यद्यपि अन्य घटक इंजन की क्षमता को सीमित कर सकते हैं, लेकिन वे काफी हद तक इंजन की सुरक्षा भी करते हैं। तो फिर इसे आजमाना कैसा रहेगा? ठीक है, चलो एक चक्कर लगाकर देखते हैं। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और झांग ज्ञानतोग से चिल्लाया, कार में बैठो। झांग ज्ञानतोग 1 वर्ष से अधिक समय से पुलिसकर्मी थी। उसने कई बार पुलिस और लुटेरों के बीच दौड़ का अनुभव किया था, लेकिन वह वास्तविक रेसिंग से पूरी तरह अपरिचित थी। यंग मास्टर वेई के परिचय की श्रृंखला सुनने के बाद वह थोड़ी उलझन में थी। हालांकि जब उसने यंग मास्टर वेई के छोटे भाइयों को कई स्पोर्ट्स कारें चलाते देखा, तो वह तुरंत समझ गई यह एक कार रेस थी। झांग ज्ञानतोग यात्री सीट पर कूद पड़े और उत्साहित होकर बोले, तो यह आपकी कबाड़ कार है? यह अब कबाड़ नहीं है। अर्जुन रायजादा खिलखिलाकर हंसा। युवा मास्टर वेई एक फरारी में तेजी से निकले और अर्जुन रायजादा के बगल में आकर खड़े हो गए। शीशे के पार से दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। तभी एक छोटा भाई झंडा लेकर तुरंत आगे बढ़ा और शतरंज का मोहरा लहराया। जैसे ही हरा झंडा नीचे झुका, कई कारें एक साथ आगे बढ़ी। हाँ, भगवान की गड़गड़ाहट आ रही है। अर्जुन रायजादा ने अपना पैर एक्सीलेटर पर जोर से दबाया, लेकिन कार वहीं रुकी रही। अर्जुन रायजादा ने काफी देर तक इधर उधर कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कार अभी भी नहीं चली और किनारे पर स्थिर रही। फट! झांग ज्ञानतोग ने अपनी हंसी रोकने के लिए अपना मुंह ढक लिया। अर्जुन रायजादा को तुरंत एहसास हुआ, अरे, कार तो स्टार्ट भी नहीं हुई थी।
असहाय होकर उसने जल्दी से इग्निशन बटन दबा दिया। तुरंत ही ऑटो का इंजन जोर से हिलने लगा। शुक्र है कि सभी महत्वपूर्ण घटक बदल दिए गए थे, अन्यथा मूल भाग निश्चित रूप से खराब हो गए होते। अर्जुन रायजादा ने एक्सीलेटर पर जोर से दबाव डाला और कार गोली की तरह निकल गई। यह इतनी तेजी से बढ़ा कि अर्जुन रायजादा भी इस पर विश्वास नहीं कर सका। फरारी 599 5 सेकंड के भीतर 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। यह ऑटो निश्चित रूप से उसी समय में 90 या 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पकड़ सकता था, जो लगभग 599 की गति से मेल खाता था। संपीड़ित गैसोलीन की ध्वनि के साथ इंजन गर्जना कर रहा था, जिससे उत्तेजना से अर्जुन रायजादा का खून लगभग उबल रहा था। यह ध्वनि लगभग फॉर्मूला 1 कार के इंजन की ध्वनि के समान थी। कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितना शक्तिशाली होगा, केवल इसके भागों की सीमाएं ही इसे पीछे रखती थीं। अन्यथा यह निश्चित रूप से फरारी 599 को पीछे छोड़ सकता था। पलक झपकते ही अर्जुन रायजादा ने यंग मास्टर वेई और अन्य लोगों को पकड़ लिया। उनकी गति इतनी आश्चर्यजनक थी कि वे भी हैरान रह गए। संशोधनों के बाद उन्होंने कार की क्षमताओं का केवल संक्षिप्त परीक्षण ही किया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह उनकी अपनी फरारी 458 को पछाड़ने की तो बात ही छोड़िए, उसके बराबर भी आ सकेगी। यद्यपि 458 599 के बराबर तो नहीं था, फिर भी यह एक दुर्जय मशीन थी। जिसने भी ये देखा होगा वह अविश्वास से दंग रह गया होगा। एक छोटी सी ऑटो का फरारी के साथ चलना सचमुच आश्चर्यजनक था। अपने उत्कृष्ट ड्राइविंग कौशल के कारण अर्जुन रायजादा दूसरे स्थान पर पहुंचने में सफल रहे। आखिरकार कार कुछ हद तक कम शक्तिशाली थी और लंबे समय तक उच्च गति पर चलाने पर इसके कुछ हिस्से अत्यधिक गर्म हो जाते थे। इसके अतिरिक्त कार के प्रदर्शन से अर्जुन रायजादा की अनभिज्ञता, विशेष रूप से शुरू में इसे स्टार्ट करना भूल जाना, ने भी इस परिणाम में योगदान दिया। झांग यानतोग उस पर हंसना बंद नहीं कर सकी और वर्षों बाद भी वह इस घटना के बारे में अर्जुन रायजादा को निर्दयता से चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। युवा मास्टर वेई को अलविदा कहने के बाद अर्जुन रायजादा पहाड़ से नीचे चला गया। जब वे एक नाले के पास से गुजरे तो झांग यानतोग उस दृश्य से मंत्रमुग्ध हो गए और तुरंत चिल्लाए, कार रोको, कार रोको। अर्जुन रायजादा ने ब्रेक लगा दिए और झांग यानतोग को उत्साह से पानी की ओर दौड़ते देख वह समझ नहीं पाया कि महिलाओं को हमेशा ऐसी जगहें क्यों पसंद आती हैं। ली रुओ ने पहले भी यहाँ पानी में खेलने का आनंद लिया था और अब झांग यानतोग की बारी थी। पानी बहुत ठंडा और ताजा है। झांग यानतोग छोटी स्कर्ट पहने हुए नदी के बीच में खड़ी थी और बहुत खुश दिख रही थी। वह पानी से एक कंकड़ उठाने के लिए झुकी, फिर उसे आकाश में चांद के सामने रखा, जो एक चमकदार जैद के टुकड़े की तरह चमक रहा था। उत्साहित होकर उसने कहा, अर्जुन रायजादा, क्या ये तुम्हें चमकदार मोती जैसा लग रहा है? ऐसा होता है। तुम्हें ये सब वापस ले लेना चाहिए, कौन जाने तुम अमीर हो जाओ। अर्जुन रायजादा हंसा। झांग यानतोग ने स्पष्ट रूप से असंतुष्ट होकर मुंह बनाया जैसे ही उसने कंकड़ को वापस पानी में फेंका और बिना रुके अन्य कंकड़ उठाना जारी रखा। अर्जुन रायजादा घास पर बैठ गया, जो पहले से ही शरद ऋतु में मुरझा रही थी। झांग यानतोग को खाड़ी में खेलते देखना एक अलग ही तरह का दृश्य था। ये ठीक उस कहावत की तरह था, आप दृश्य देखने के लिए पुल पर खड़े होते हैं और दृश्य देखने वाले लोग ऊपर से आपको देख रहे होते हैं। शायद इसका मतलब कुछ ऐसा ही था। अर्जुन रायजादा। झांग यानतोग पानी में खड़ा था। अचानक अर्जुन रायजादा को गंभीरता से देखते हुए, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और कहा, आप बहुत सुंदर हैं और आपके पिता एक उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। मेरा मानना है कि बहुत से पुरुष आपको पसंद करते हैं। झांग यानतोग ने गुस्से में कहा, मैं उस तरह की पसंद की बात नहीं कर रहा हूँ। आप किस तरह की पसंद की बात कर रहे हैं? अर्जुन रायजादा हैरान रह गया। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है? मूर्ख मत बनो, झांग यानतोग ने गुस्से से कहा।